आज 169th मीटिंग है और उत्पल याग्निक जी हमारे साथ जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से। और आज का जो विषय वो रख रहे हैं वो है ज्योतिष एक ठगी का विज्ञान, ठगी का व्यापार। तो इसके ऊपर उत्पल याग्निक जी बोलेंगे। तो सर आप शुरू कर सकते हैं, और जब आपकी स्पीच खत्म हो जाएगी तब आप बता दीजिएगा, तो मंच को हम डायलॉग के लिए खोल देंगे। बिल्कुल जी, ओके। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम उत्पल याग्निक है। मैं एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ और मेरा नेटिव बीजापुर गुजरात है। और मैं इंडिया में प्रोफेसर था, उसके बाद प्रिंसिपल रहा है। और ज्योतिष से मेरा परिचय समझ लीजिए कि जन्म से ही है, क्योंकि जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरी कुंडली निकाली गई और कुंडली के आधार पे मैं क्या बनूंगा, क्या होऊंगा, उसकी एक समझ लीजिए कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा उसका आकलन किया गया। और मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, तो मेरे परिवार के अंदर ही काफी लोग अपने आप को अच्छे ज्योतिष मानते हैं, ना अपने आप को अच्छे ज्योतिष मानते हैं। समाज में भी उनकी अच्छे ज्योतिष कर कर अच्छी इज्जत भी है। तो उनके साथ जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, मैंने चर्चा करनी शुरू की, उनको काफी परेशान भी किया अपने प्रश्नों से। और वो काफी मुझसे चिढ़ते भी थे, तंग भी रहते थे कि जब भी मैं उनके पास जाता तो उनको लगता कि ये कोई नया शगुफा छोड़ेगा और हमें फिर से परेशान करेगा। तो ऐसी मेरी रेपुटेशन हो गई थी। अब तो खैर मुझे ज्योतिष के नाम पे कोई छेड़ता ही नहीं है। तो ज्योतिष में मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया है, लेकिन अभ्यास से ज्यादा मैंने सिर्फ तर्क और अपनी सूझबूझ से ये निष्कर्ष निकाला है कि ज्योतिष और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ठगी का व्यापार है। और लोग जाने अनजाने, यानी जो ज्योतिष करते हैं भविष्य कथन, वो शायद अनजान भी हो कि वो लोगों को ठग रहे हैं, या कुछ ज्योतिष को समझ आ गई हो कि ज्योतिष में कुछ नहीं रखा, तो वो जानबूझकर तो लोगों को जाने अनजाने वो ठगते हैं। तो मेरा मुख्य बिंदु विषय का ये है, और मैं विषय की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहूंगा। एक राजा था, और जैसे सारे राजाओं के राज ज्योतिष होते हैं, वैसे उसका भी एक राज ज्योतिष था। जब राजा थोड़ा बीमार पड़ा तो उसने राज ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कब ठीक हो जाऊंगा। तो राज ज्योतिष ने बोला कि हाँ महाराज, आपकी कुंडली कहती है आप हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। और लक बाय चांस राजा हफ्ते भर में ठीक हो गया। तो उसको उस ज्योतिष पे उसकी जो श्रद्धा थी, उसका जो विश्वास था, वो बढ़ गया, क्योंकि राजा को ये लगता था कि ये बीमारी, ये व्याधि जल्दी ठीक नहीं होगी। फिर उसी ज्योतिष ने 3-4 महीने बाद अचानक आके राजा को बताया कि महाराज, मैंने आपकी कुंडली देखी है और आपकी ग्रह दशा तो एकदम विपरीत है। मुझे नहीं लगता 3 महीने से ज्यादा आप खींचोगे। 3 महीने में आपकी मृत्यु निश्चित है। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की तैयारी कीजिए। चूंकि राजा बिल्कुल सेहतमंद था उस समय, तो राजा को भी आश्चर्य लगा, पर जैसे उसकी ज्योतिष में श्रद्धा थी तो उसको लगा कि पहली बार ज्योतिष सच साबित हुआ तो इस बार भी सच साबित होगा। तो राजा उसी चिंता में गिरने लगा और धीरे धीरे उसकी सेहत डाउन होने लगी। वो दुबला होने लगा, डिप्रेस रहने लगा। तो प्रधान को ये बात थोड़ी खटकी कि राजा अचानक क्यों डिप्रेस रहा, क्योंकि ज्योतिष और राजा की जो वार्तालाप हुआ था, जो उनका संवाद हुआ था, वो एकांत में हुआ था, राज्यसभा में नहीं हुआ था। क्योंकि ऐसी बात जाहिर तरीके से लोगों के सामने तो नहीं बताएगा ना ज्योतिष की राजा मरने वाला है। तो प्रधान को भी पता नहीं था।
तो उसके प्रधान ने पूछा राजा को कि राजा जी आप बताइए क्या दिक्कत है, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, बल्कि महीनों से देख रहा हूं कि आप कुछ खोए खोए से रहते हो, आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, आप दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हो, तो दिक्कत कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है। तो राजा ने फिर दिल खोल के प्रधान को पूरी कहानी बताई कि भाई ये ज्योतिष का कहना है कि 3 महीने में मैं चला जाऊंगा ये दुनिया छोड़ के, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो मुझे अब उत्तराधिकारी किसको बनाना उसकी चिंता है, क्योंकि मेरे 6 लड़के हैं और मैं उसमें से ढूंढ रहा हूं कि किसको अपना युवराज घोषित करूं। तो उस प्रधान ने पूछा कि आपको क्या लगता है कितने दिन रह गए 3 महीने में। तो उसने बोला बस 3 हफ्ते रह गए अब। तो प्रधान ने बोला कोई बात नहीं महाराज, 2 हफ्ते के बाद निर्णय कीजिएगा, तब तक हम कुछ सोचते हैं, 1 हफ्ता निकल जाने दीजिए। फिर दूसरे दिन जब ज्योतिष आया तो राज्यसभा में, तो प्रधान ने सबके सामने उसको पूछा कि ज्योतिष महाराज आपकी आयु आपकी कुंडली के हिसाब से क्या है। तो उसने बोला मेरी आयु तो दीर्घायु है, मैं 80 साल जीऊंगा उसके बाद मरूंगा। उसने बोला नहीं नहीं ठीक से कुंडली देख के बोलिए आपकी आयु क्या है। उसने बोला नहीं नहीं मैंने काफी बार कुंडली देखी है अपनी, मुझे मालूम है मैं 90 साल तक जीने वाला हूं। प्रधान ने उसी समय तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, और इस तरीके से गर्दन उड़ाई कि उसका मस्तिष्क जो था, उसका मस्तक था, वो राजा के चरणों में गिरा। तो राजा एकदम क्रोधित हो गया, पर उसको प्रधान की बुद्धिमत्ता पे यकीन था। तो उसने थोड़े ठंडे सलीके से पूछा कि प्रधान जी आपने ये क्यों किया, ये तो ब्रह्म हत्या है, आपने एक ब्राह्मण को मार दिया, वो भी राज ज्योतिष को। तो उसने बोला महाराज आपके मिलने के बाद मैंने सेनापति को बुलाया था, सेनापति को बताया था कि मैं कल राज ज्योतिष की हत्या करने वाला हूं। मैंने खजांची को बुलाया था, उसको भी बताया था कि मैं राज ज्योतिष की हत्या करने वाला हूं। यहां तक कि आपके जो अंगरक्षक है, एक एक अंगरक्षक को बताया था कि मैं राज ज्योतिष की हत्या करने वाला हूं। फिर भी ये ज्योतिष का प्रकांड पंडित आदमी, सबको मालूम है, पूरी राज्यसभा को मालूम है कि मैं उसकी हत्या करने वाला हूं। अपने ज्योतिष से नहीं देख पाया कि आज उसकी हत्या होने वाली है, कि वो इस दरबार में आ गया। उसको तो पहले पता हो जाना चाहिए था ना। आप 3 महीने में मरने वाले हो, वो उसको पता हो गया, तो वो आज मरने वाला है, उसका पता उसको क्यों नहीं लगा। महाराज ये ज्योतिष सब बकवास है, ज्योतिष जैसा कोई विज्ञान नहीं होता, और आप स्वस्थ हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और इस विधान से राजा को भी ठंडक आई कि हाँ इसकी बात में कुछ दम है, वरना ज्योतिष आज मरने वाला था तो राज दरबार में ही नहीं आता, कोई बहाना बना लेता। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद ज्योतिष की व्यर्थता बताने के लिए ये कहानी काफी बार सुना चुके हैं। हम जब ज्योतिष कैसे शुरू हुआ उस बारे में सोचना शुरू करें, तो आदमी जब आदि मानव था तो ज्यादातर वो जमीन के रास्तों से प्रवास करता था, जमीन के रास्तों से वो दूसरी जगह पे जाता था। तो उसको निशानदेही याद रखना बहुत इजी था, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ आ गया तो उस पे कुछ निशान बना दिए, कोई तालाब आ गया, कोई इस तरह का पर्वत आ गया, पत्थर आ गए एक विशिष्ट रचना के, तो वो याद रखता था कि मुझे जाना है, तो बीच में कौन कौन से रास्ते में कौन कौन से भौतिक पदार्थ मुझे मिले, कौन कौन सी मुझे कुदरती निशानियां मिली, उसको याद रखते रखते वो रास्ता पार करता, वापस आ जाता। तो जहां तक जमीन मार्ग पे प्रवास चलता था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम आना तब शुरू हुआ जब इंसान ने जल मार्ग से प्रवास करना शुरू किया, क्योंकि पानी में सूरज के आधार पे आप दिशा तो नक्की कर सकते हो, पर रात को आपको दिशा नक्की करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसने उस समय पे तारों का और ग्रहों का अध्ययन शुरू किया,
जब आदमी रेगिस्तान में प्रवास करता था तो दिन में रेगिस्तान के अंदर प्रवास करना बहुत मुश्किल था। तो ज्यादातर वो रेगिस्तानी प्रवास जो होता था वो रात को ही होता था। जो सफर में वो लोग तारे और ग्रहों को दिशा देख के आकलन करके अपना मार्ग निर्धारित करते थे। इस तरह से तारों और ग्रहों का अध्ययन शुरू हुआ। अब उस समय पे जो आदमी तारों और ग्रहों के बारे में जानकारी रखता था, एकदम सटीक जानकारी रखता था, उसकी बहुत महत्ता थी, क्योंकि उसके बगैर प्रवास करना ही असंभव था। तो उस समय पे हर एक राजा भी अपने पास ऐसा जानकार व्यक्ति रखने लगे। तब तक ये फल कथन और ग्रहों की दशा के अनुसार आपका भविष्य कथन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ये परंपरा शुरू हुई, मैंने नाम लिख के रखे हैं। क्लोटेमस नाम के जो दो इस तरह के जानकार लोग थे, उन्होंने टेट्रा बिब्लियस नाम की एक किताब लिखी। उसमें ग्रहों के साथ साथ उन्होंने ग्रहों की असर पृथ्वी पर और मनुष्य पर बताने की कोशिश की। भारत के अंदर होरा शास्त्र करके एक शास्त्र लिखा गया, जिसका कौन रचेता है वो मालूम नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये भगवान की तरफ से डायरेक्ट आया है और इसमें सारी फल कथन की विधियां थी। तो पाइथागोरस, टॉलमी, जितने भी आप बड़े बड़े वैज्ञानिक समझ लीजिए उस समय के, गैलीलियो, वो सारे ग्रहों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये भविष्य कथन और कुंडली बनाने का भी धंधा करते थे। उनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो एक्चुअली ये हुआ कैसे कि जैसे जैसे ग्रहों का अभ्यास होने लगा, फिर लोगों ने ग्रहों के आकलन के हिसाब से जब बारिश कैसे होगी वो सब थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई ये नक्षत्र आएगा तो उस समय से हमारा मॉनसून सीजन शुरू हो जाएगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले कोई और आधार तो था नहीं, तो वो ग्रहों के हिसाब से वो आकलन करते थे कि भाई अब बारिश होगी, अब धूप पड़ेगी, अब ठंड पड़ेगी। तो उनको ये लगा कि ग्रहों की ये जो पैटर्न है उसका असर भी मनुष्य पर और पूरी सृष्टि पर भी होता होगा। तो उन्होंने उस हिसाब से ये सब आकलन करके एक शास्त्र बनाया और उसको वो विज्ञान भी समझते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हाँ, ड्यूक फर्नांड करके एक ड्यूक था, एक राजा था ऑस्ट्रिया का। वो बीमार हो गया और गैलीलियो के पास उसकी कुंडली आई। अब गैलीलियो उस समय पे बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और ज्योतिष था, उसकी ख्याति बहुत थी। उसने आकलन करके ये निष्कर्ष निकाला कि ड्यूक जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, उसकी मृत्यु नहीं होगी। और 15 दिन के बाद ड्यूक चल बसे। तो गैलीलियो कोई आलतू फालतू आदमी तो नहीं था। तो इस पर उस समय यूनिवर्सिटी में रिसर्च होनी शुरू हुई। और हमारी तरह नहीं था कि भाई लोग आंख मूंद के विश्वास करके बैठ जाते, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा आधार नहीं था। तो उन्होंने काफी गहन रिसर्च करके सारे लोगों ने ज्योतिष को नकार दिया। यानी वहां की यूनिवर्सिटी में पूरी रिसर्च हुई और उन लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को नकार दिया। तो क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमी, जो सच में साइंस है, जिसमें ग्रह के परिभ्रमण की कक्षा और पूरा जो है साइंटिफिक बेस, जो एकदम एक्यूरेट है, वरना एक्यूरेट नहीं होता तो हम उपग्रह भी नहीं भेज पाते, ना आदमी चंद्र पे जा पाता। तो वो एक एक सेकंड की उसमें एक्यूरेसी है, वो सही है। लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अलग कर दिया, जो ग्रह का फल कथन है, जिसे हम यहां पे इंडिया में फल ज्योतिष कहते हैं, इसको बिल्कुल नकार दिया। और उन्होंने कहा कि भाई ज्योतिष जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें से जो विज्ञान है हमने निकाल दिया है, बाकी का सब कचरा है, इसको फेंक दो। तो इन लोगों ने 300 साल की रिसर्च के अंदर पूरे पूरे ज्योतिष को फॉरेन के अंदर पश्चिमी देशों ने नकार दिया। 1975 में 186 साइंटिस्ट का डेलीगेशन इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया।
इस 186 साइंटिस्ट में 90 तो नोबेल प्राइज विनर थे और उसमें हमारे इंडियन मूल के सी चंद्रशेखर भी शामिल थे। उन्होंने पूरे डेलीगेशन ने एक सुर में ज्योतिष और फल कथन को नकारा है। तो एक्चुअली ये ज्योतिष है क्या और ज्योतिष कैसे काम करता है और ज्योतिष लोगों को कैसे ठगते हैं, क्योंकि काफी लोग आपके संपर्क में ऐसे आए होंगे कि भाई फला ज्योतिष ने मुझे बोला और उसकी भविष्यवाणी तो सही थी, एक्यूरेट थी। तो ये ज्योतिष काम कैसे करता है और क्यों उसकी कभी कभी उसकी भविष्यवाणियां सही हो जाती है, कभी कभी गलत होती है, कभी बिल्कुल गलत होता है। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे का साइंस और मैथमेटिक्स क्या है? तो एक्चुअली ज्योतिष है ना, वो दो चीजों पे काम करता है। एक है द मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और दूसरा है इफेक्ट ऑफ सजेशन। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ज्योतिष का, एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। यानी मैं 100 लोगों को, सपोज एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मेरे पास 100 प्रेग्नेंट स्त्रियां आती है और मैं सारी स्त्रियों को बोलता हूं कि तुम्हें बच्चा होगा, तुम्हें बेटा होगा, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी का साइंस ये कहता है कि 100 में से 30 से 50 औरतों को पूरी पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी में से पॉसिबिलिटी हो जाती है फिर कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि मैंने 100 गर्भवती स्त्रियों को बोला है कि तेरा बेटा होगा, उसमें से मिनिमम 30 to 70 तक मैं सही जा सकता हूं। यानी मैं कल से ज्योतिष का धंधा शुरू करूं और मैं सिर्फ ये बताना शुरू करूं कि भाई मैं और कुछ नहीं करता, मेरा एक ही काम है, मैं कोई गर्भवती स्त्री आती है उसका मुख देखता हूं या उसका हाथ देखता हूं और ये बताता हूं कि तुम्हें बेटा होगा या बेटी होगी। तो 100 स्त्रियां मेरे पास आएगी तो उसमें से मैं 30 से 70 स्त्रियों के मामले में सही साबित होगा और वो 30 से 70 स्त्रियां और दूसरी स्त्रियों को बताएगी, क्योंकि उसको तो बेटा होगा वो 100% होगा, वो आधा तो नहीं हो सकता। तो उसको तो लगेगा कि महाराज तो पूरे सही है। तो ऐसे मेरी दुकान चल पड़ेगी और सारे ज्योतिषियों की दुकान ऐसे ही चलती है। एक होता है द लॉ ऑफ सजेशन। वो क्या है कि यदि आपकी कुंडली में लिखा गया है कि आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या लॉयर बनोगे, तो आपकी कुंडली में बार बार पढ़ के आप ये कोशिश करोगे कि भाई मेरे भविष्य में ये लिखा है तो मैं ये बन सकता हूं, तो उस पर आप कोशिश करोगे, उस पर आप ध्यान दोगे, तो आप वो बनने की कोशिश करोगे और उसमें शायद आप सक्सेस भी हो जाओ। तो आपको क्या लगेगा, आपकी कुंडली सही है। एक्चुअली अब ज्योतिष होता क्या है, कैसे काम करता है? ज्योतिष का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहां पे है, कैसे वो साइंस नहीं है और सिर्फ एक हवाई बातें है, वो मैं साबित करता हूं कि ज्योतिष जो काम करता है, ज्योतिष के अनेक प्रकार है, उसमें भी बहुत वाद विवाद है, तो उसमें हम नहीं घुसते, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष सारे एक पॉइंट पे सहमत है कि आपको आपकी कुंडली बताने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए आपका जन्म का समय, दूसरा चाहिए आपका जन्म का स्थान। ये दो चीज आपके पास आ गई तो कोई भी ज्योतिष आपकी कुंडली आपकी ग्रह दशा के अनुसार बना सकता है। अब ग्रह दशा क्या है, तो हमने नक्षत्रों के 12 क्या बोलते हैं उसको, उसके घर बनाए हैं, 12 घर बनाए हैं ग्रहों के नक्षत्रों के अनुसार, और आपके जन्म समय में कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह था उसके अनुसार उस ग्रह का प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा, उसके अनुसार सारा फल कथन होता है। तो जब आप पैदा हुए उसका टाइम, अब यहां पे सबसे बड़ा जोल है। अब बच्चा कब पैदा हुआ उसका एक्यूरेट टाइम कौन सा गिना जाएगा, इसमें ज्योतिषों के मतांतर है। यानी एक ज्योतिष ऐसा बोलता है कि प्रसव होने के समय पे बच्चे का जब सर बाहर आता है उस समय का उस टाइम एक्यूरेटली उसको लिख लिया जाना चाहिए।
क्योंकि वही उसका जन्म का समय है। कोई ज्योतिष ये कहता है कि बच्चा जब पूरा बाहर निकल जाए तब उसका टाइम लिख देना चाहिए। उसकी जो नाल होती है जॉइंट मां के साथ, वो काटने के पहले वो टाइम लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो उसका जन्म है। तो एक ज्योतिष कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं है भाई, क्योंकि जब तक बच्चा मां के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो अलग व्यक्तित्व नहीं है, वो अलग नहीं हुआ, वो मां के अंदर ही है, तो वो उसका सही जन्म नहीं गिना जा सकता। तो जब उसकी वो नाल काटी जाए तब उसका सही जन्म जाना चाहिए, और तब का जो टाइम होता है वो टाइम लिख लेना चाहिए। अब ज्योतिष ये भी कहता है कि 1 मिनट का भी इसमें डिफरेंट हुआ तो कुंडली बदल जाएगी, क्योंकि नक्षत्रों की और ग्रहों की दशा उसमें चेंज हो जाती है, उनका स्थान। तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो टाइम कौन सा है उसमें बहुत मतांतर है। एक ज्योतिष ये कहता है कि भाई जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक तो उसका जन्म ही नहीं गिना जाता, क्योंकि बच्चा जब रोएगा तब समझ में आएगा कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। तो बच्चा जब पहली बार रोए उस टाइम को लिख लेना चाहिए, वही उसका असली जन्म है। अब देखिए, ज्योतिष जिस पे पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका है वो है जन्म समय और जन्म स्थान। और जन्म समय के बारे में कोई भी ज्योतिष शास्त्र एक मत नहीं है। तो अब बताइए कि ज्योतिष विज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि विज्ञान तो यह है ना कि आप हर समय में हर जगह पे उसको टेस्ट करो तो वो सही साबित होना चाहिए। अब आते हैं ग्रहों पे। ग्रह कौन से है? ग्रह है 9 ग्रह। तो 9 ग्रह कौन से है? तो आपके 7 वार ले लीजिए, और दूसरे सूर्य और चंद्र, उसमें फिर नेपच्यून प्लूटो उसको ऐड किया गया, और राहु केतु, ये सारे मिला के अब कुंडली बनाते। पहले तो 9 ग्रह थे, बाद में नेपच्यून प्लूटो को ऐड किया गया। अब आप सोचिए, सूर्य तारा है, उसको इन लोगों ने ग्रह कैसे माना? और आज भी जब सूर्य तारा साबित हो गया है तभी भी ये लोग उसको ग्रह मान के चल रहे हैं। सूर्य उपग्रह है, वो ग्रह तो है नहीं, तो इसको भी ज्योतिष ग्रह मान के चलता है। राहु केतु जो हमारे शास्त्रों पुराणों की कहानियां है, और ज्योतिष भी उसको मानता है कि भाई राहु केतु सूर्य को ग्रहण कर लेते हैं या चंद्र को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो पता नहीं अब राहु केतु का मुंह कितना बड़ा होगा कि सूर्य को निगल लेते हैं। सूर्य कितना बड़ा है और राहु केतु का मुंह कितना बड़ा होगा। तो राहु केतु नाम के तो कोई ग्रह है ही नहीं, और उस पे तो पूरी दुकान चलती है इन लोगों की। यारी राहु केतु के नंग बेचेंगे, उनकी पूजा अर्चना, राहु बाबा को कैसे भी करके शांत करो, केतु का आपको प्रभाव है, आप पे केतु का विपरीत प्रभाव है, उसको ठीक करो। इस पर तो ज्योतिषों की काफी बड़ी कमाई होती है, लेकिन वो राहु केतु तो है ही नहीं। ज्योतिषों को जब पूछा गया, यानी मैंने ही पूछा था, हमारे एक है बुजुर्ग है और अच्छे ज्योतिष गिने जाते हैं, बहुत रेप्यूटेड है। अब क्या होता है कि मेरे परिवार के अंदर मैं एक अकेला ही कपूत हूं जो किसी को नहीं मानता, न भगवान को मानता है, न शास्त्रों को मानता है, और ब्राह्मण परिवार। तो मेरे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा वो कीड़ा काटता रहता है कि इसको कैसे भी करके इसकी घर वापसी कराओ और इसको सही ब्राह्मण बनाओ। तो वो मुझे छेड़ते रहते हैं, मैं भी उनको छेड़ता रहता हूं। तो एक बार हम चर्चा करने बैठे थे, तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि चंद्र तो उपग्रह है, तो फिर आप उसको ग्रह क्यों मानते हैं? अब मजेदार जवाब है, आप सुन के आपको लगेगा क्या अफलातून जवाब दिया है। उसने बोला इसमें क्या है, तुम्हारे विज्ञान के कहने से क्या होता है ग्रह उपग्रह? हमारे शास्त्रों में लिखा है चंद्र ग्रह है तो चंद्र ग्रह है, बात खत्म। तो ऐसे तो उनकी लॉजिक है और ऐसी इनकी साइंस की समझ है। अब राहु केतु में ये होता है कि ये लोग बोलते हैं, पहले तो ये बोलते थे कि ये भाई इनविजिबल ग्रह है, यानी जैसे नेपच्यून प्लूटो थे वो बहुत बाद में ढूंढे गए थे, वो दिखाई नहीं देते थे। तो वो बोलते हैं कि भाई ये इनविजिबल ग्रह है,
जैसे नेपच्यून प्लूटो थे। लेकिन जब साइंस ने इंसिस्ट किया कि भाई इनके अलावा हमारे ग्रह मंडल में और कोई ग्रह है ही नहीं, तो ये राहु केतु को बचाने के लिए फिर बोलने लगे कि ये भाई भ्रमण के छेद बिंदु है। अच्छा समझ गए, चलो छेद बिंदु है, तो फिर ये छेद बिंदु हम पे इफेक्ट कैसे करेंगे? इफेक्ट करने के लिए तो ग्रह चाहिए ना। इनके पास, ज्योतिष के पास इनका कोई उत्तर नहीं। तो और दूसरी बात ये बोलते हैं कि ग्रहों का आप पे प्रभाव होता है और उसके अनुसार आपका जो होता है कुंडली वो निर्धारित होता है। अब जब ग्रहों का हम पे प्रभाव होता है और हमारी कुंडली उसके अनुसार निर्धारित होती है, तो ये भी है कि पूरा ग्रह मंडल है 15 साल में फिर से वही पोजीशन में आ जाता है, हर 15 साल में। यानी सपोज समझ लीजिए कि जिस ग्रह दशा में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था, यदि उसी ग्रह दशा में दूसरा लड़का पैदा होगा तो कायदे से तो उसको अमिताभ बच्चन बन जाना चाहिए। या अटल बिहारी वाजपेयी की जो कुंडली थी, उनके जन्म स्थान में जिस 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 तरह के ग्रह पड़े हुए थे, ऐसे जन्म स्थान में ग्रह वाले कितने लड़के होंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन पाए। तो इससे ही पूरा ज्योतिष साबित हो जाता है कि भाई ग्रह आपकी ग्रह दशा निर्धारित नहीं करते। अनेक अनेक परिस्थितियां आपके ग्रह के आपकी जर्नी को निर्धारित करती है, आपकी पोजीशन को निर्धारित करती है और आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है। उसमें देयर आर मैनी फैक्टर्स हु इफेक्ट योर लाइफ, नॉट ओनली प्लैनेट और एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीजें समझने की हमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें समझने के लिए ये कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। अच्छा, अब ज्योतिष का धंधा कैसे चलता है, क्या करते हैं ज्योतिष? ज्योतिषों का धंधा दो तरह से चलता है। आदमी जब डिप्रेस होता है, कुछ गलतियां करता है, ज्यादातर देखना आप, जो आदमी घिरा होगा चारों तरफ से वो ज्यादा ज्योतिष के पास जाएगा। जिसका धंधा ठीक नहीं चल रहा, जिसने 2-3 गलतियां कर दी, वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया, वैसे लोग ज्योतिष के पास ज्यादा जाते हैं। और ज्योतिष क्या करता है, आदमी को एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप चाहिए कि भाई ये मेरे से जो हुआ ना वो मैंने नहीं किया, कोई मुझे ये कह दे बस। तो ज्योतिष क्या करता है कि भाई आपने बिजनेस में गलत डिसीजन लिया था ना, ये तो होना था। आपका शनि इधर पड़ा हुआ है, अब शनि आपका खराब है तो आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। आपको ऐसे ही विचार आएंगे जिससे आपका नुकसान होगा, बात खत्म। वो अब किसको ब्लेम करेगा? शनि को ब्लेम करेगा कि भाई शनि मेरा खराब था, खराब स्थान पे पड़ा था, इसलिए मुझे ऐसे ख्याल आए और शनि ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। वो बच गया, उसको एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिल गया। फिर ज्योतिष अपनी दुकान खोलेगा। अब क्या करना है, शनि का नंग पहनो, शनि के जाप करवाओ, ये हवन करवाओ, ये करो, वो करो, तो तुम्हारे ग्रह को हम शांत कर देंगे। ऐसा ही हुआ था जब मैं साइंस में था और मेरे थोड़े परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं थे, क्योंकि साइंस में मुझे उतना रस यानी मेरी रुचि तो थी साइंस के अंदर, पर जिस तरह से मुझे पढ़ाया जा रहा था जो साइंस, उसमें उस तरीके में मुझे रुचि नहीं थी और मुझे रट्टा मारने में रुचि नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि भी साइंस को भी रट्टा मार के तुम बस मेमोराइज कर लो और लिख दो, मुझे साइंस को रियल साइंस की तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट था और समझने में इंटरेस्ट था। तो मेरे साइंस में कम मार्क्स आए थे, तो जो अपेक्षा पूर्ण नहीं था, तो फिर जो हमारे रिलेटिव में ही है, उनको पैसे का तो कुछ था नहीं, पर वो समझते हैं कि ये एक विद्या है और ये काम करती है, तो उन्होंने उस तरीके से मुझे बताया कि भाई तुझे ये मंत्रों का जाप करना है। इससे उस टाइम पे उन्होंने बोला था, मेरा गुरु थोड़ा डाउन है इसलिए सब हो रहा है, तो मुझे ये मंत्र जाप करने हैं और एक पूजा की विधि दी थी वो करनी है, तो इससे मेरा गुरु ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ उनको एक सवाल किया था, बड़े आदमी थे, मैंने उनको एक सवाल किया कि मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रश्न है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कायनात, यानी इतनी बड़ी
पूरी सृष्टि, उसमें इतने सारे तारे हैं, इतने सारे ग्रह है, उसमें से एक छोटा सा पृथ्वी ग्रह है जिसका ये सौर मंडल है, जिसमें गुरु ग्रह है। अब इतनी अब गुरु के सामने पृथ्वी बहुत छोटी है। अब गुरु में ये पृथ्वी में एक भारत देश है। वो भारत देश में एक गुजरात राज्य है। उस गुजरात राज्य में बीजापुर गांव है, उसमें ऋषिकेश सोसाइटी है, उसमें 62 नंबर का बंगलो मेरा है। तो गुरु को कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर स्थान पे बैठा हुआ लड़का मेरे नाम के जाप जप रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, इसलिए मुझे उसको परेशान नहीं करना। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। वो लठ लेके मुझे मारने खड़े हो गए थे। कैसे अंट संट सवाल करता है, तुझे करना है तो कर, तुझे कुछ करना ही नहीं है, तुझे धर्म में आस्था नहीं है। फिर ब्लेमिंग शुरू हो गया। पर मेरा प्रश्न वाजिब था कि भाई गुरु है, वो तो एक ग्रह है, उसमें और कुछ नहीं है, धूल मिट्टी है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जगह पे बैठा हुआ पर्टिकुलर आदमी मेरे नाम की पूजा पाठ कर रहा है, मेरे नाम के जाप जप रहा है, तो मुझे उसको परेशान नहीं करना। ये मेरा बस इतना प्रश्न है। उसका मुझे सॉल्यूशन दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु के पास कोई दिमाग तो है नहीं, तो कैसे कर सकता है? तो पहली चीज ये है कि आदमी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने जो गलती की है, उससे जो भूल हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है, इसलिए ज्योतिष के पास जाता है। दूसरी चीज, जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो लोग भी ज्योतिष के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो हमारा है वो बचना चाहिए, इसे कोई छीन ना ले। क्योंकि ज्यादातर जो लोग पैसे वाले होते हैं उनको मालूम है कि ये पैसे भी हमने छीन के ही पैदा किए हैं, अब हमसे कोई छीन ना ले। तो उसके लिए क्या करना है? ग्रहों को खुश रखो, ग्रह शांति करवाओ, और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह पे मेरे जो जो ग्रह वीक है उसको बूस्टअप करते रहो, उसकी पूजा पाठ करते रहो, उसके नंग पहनते रहो, उसके मणि पहनते रहो, तो वो ग्रह हमें परेशान नहीं करेंगे और हमारी जो सुख समृद्धि है वो बनी रहेगी। और कुछ होते हैं अंधविश्वास, जैसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन, उसके बेटे की जब अभिषेक की शादी हो रही थी तो ज्योतिषों ने डराया कि भाई ये तो लड़की मांगलिक है, खतरनाक है, अब अभिषेक नहीं बचेगा इससे शादी करेगा। तो फिर क्या करना? अभिषेक तो जिद लेके बैठा था कि मुझे इससे ही शादी करनी है, अब करना क्या? तो फिर ज्योतिषों ने आइडिया दिया कि कुछ नहीं, पेट से शादी करवा लो, मरेगा पेट, मरेगा पहले। फिर पेट से डिवोर्स तो हुआ नहीं, उसका तलाक तो हुआ नहीं, इलीगल फिर से अभिषेक से शादी करवाई ऐश्वर्या की। तो ये तो इलीगल शादी हुई ना, उसका सही पति तो पेट था, फिर उससे तो डिवोर्स हुआ ही नहीं है। और फिर किसी ने देखा नहीं वो पेट जिंदा रहा या मरा, उससे पता चल जाता ज्योतिष सही थे या गलत थे। तो ये होते हैं कुछ बचपन में डाले गए अंधविश्वास। जैसे हम होते हैं ना कि भाई कोई अपना नया मकान लेता है, घर मूव करता है, तो उसके पहले बोलते हैं कि ग्रह शांति करवानी चाहिए। अब ग्रह कब आप पे अशांत हो गए थे पता नहीं, लेकिन ये एक रवायत है, ये एक सिस्टम है, एक ट्रेडिशन है कि आदमी जब नया मकान लेता है तो या तो वास्तु करवाता है या ग्रह शांति करवाता है। और ये दोनों ठगी के धंधे हैं। वास्तुशास्त्र भी ठगी का धंधा है, एक दिन उसकी भी पोल खोलूंगा मैं। लेकिन आज हम ज्योतिष पे ही जाते हैं। तो ग्रह अशांत कब हुए थे? और आपके ये होम हवन यज्ञ करने से, कुछ मंत्र पढ़ने से वो आपके मंत्र ग्रह तक कैसे पहुंचेंगे और वो शांत कैसे हो जाएंगे? आज तक किसी ज्योतिष ने इसका लॉजिक नहीं दिया। अब ज्योतिष सही कैसे होते हैं? पहले भी मैंने बताया कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। फिर ज्योतिष है ना, वो गोल गोल बातें करते हैं। यानी ज्योतिष कभी भी आपको सटीक नहीं बोलेगा कि ये डेट को इतने टाइम पे आपका प्रमोशन होगा और आप मैनेजर बनोगे, कभी नहीं बोलेगा। वो आपको क्या बोलेगा? आपका जल्द ही अच्छा दिन आने वाला है, आपको प्रमोशन मिलेगा। टाइम नहीं बताएगा। टाइम पूछोगे तो बोलेगा होगा होगा, जल्दी होगा, विश्वास रखो हम पे। लक बाय चांस ऐसा हो जाता है, आपको ये लगता है कि ज्योतिष सही था। या बोलेंगे
देखो भाई, थोड़े टाइम के अंदर आपको एक्सीडेंट होने का योग है। अब कब होगा भाई बता दो ना। ये डेट को होगा, ये टाइम पे होगा, ये जगह पे होगा, आप यहां से जा रहे होगे, इस रोड से ट्रक आएगा, स्कूटर आएगा, बस आएगी और इससे आपकी ठुकाई हो जाएगी। ये बताओ ना, पर्टिकुलरली एक एक चीज बताओ ना। आप तो कहते हो ग्रहों से सब अंदाजा मिल जाता है, आपकी पूरी जन्म का अंदाजा मिल जाता है, तो बताओ ना। नहीं बता पाएगा। तो ज्योतिष ऐसे हवा में गोल गोल बातें करते हैं, कभी सही होती है, कभी गलत होती है। अब होता है कि ज्योतिष ने सपोज आपको बोला, अब देखना ज्योतिषों की एक एक चालबाजी में खोल रहा हूं कैसे वो लोग ठगते हैं। ज्योतिष ने आपको बोला कि भाई ये पूजा करवाने से आपका फायदा होगा, या ये ग्रह का नंग पहनने से आपका फायदा होगा, तो आपने वो किया, अक्षरशः पालन किया, फिर भी आपका फायदा नहीं हुआ। अब आप ज्योतिष को पकड़ोगे कि भाई मैंने तो गुरुजी आपने जब जो बोला था सब किया, पर मेरा फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो क्या लाएगा बीच में पता है? पूर्व जन्म के कर्म। यानी ये कुंडली के हिसाब से तो ये चीज करने से आपका फायदा होना निश्चित था, लेकिन शायद आपके पूर्व जन्म के कर्म आड़े आ गए। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, वो आ गया बीच में, इसलिए आपका फायदा नहीं हुआ। अब इसका तोड़ कहां से निकालोगे आप? पूर्व जन्म में आप इंसान थे, गधे थे, मक्खी थे, मच्छर थे, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, क्या थे? और ऐसे क्या कर्म आपने किए थे कोई वो बीच में आ गए? या फिर बोलेंगे पुरखों के कर्म आ गए आड़े। यानी आपके दादा परदादा किसी ने किसी का बुरा किया होगा, वो कर्म की इफेक्ट रिबाउंड होते 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 अब आप तक आई है, और आपका जो भला होने वाला था उसको रोक दिया है। ये हो गई इनकी दूसरी चाल। फिर कहेंगे कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज्योतिष अपना धंधा चलाने के लिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाते हैं। यानी वो ये करेंगे कि हाँ आपकी कुंडली तो सही है और आपका हो जाना चाहिए, आपकी वाइफ की कुंडली लाओ। अब आप गए आपकी पत्नी की कुंडली लेके बोलते हैं देखो, पत्नी होती है ना, वो जब हम शास्त्र अनुसार उनके साथ विवाह संबंध से जुड़ते हैं ना, तो वो अर्धांगिनी बन जाती है। अब वो आपसे जुड़ गई है, अब उसके ग्रहों की इफेक्ट भी आप पे होगी। आपकी वाइफ की कुंडली ही शापित है। अब क्या होगा? यदि वो आदमी अंधविश्वासी है तो घर जाके अपनी वाइफ को बुरा भला कहेगा, पीटेगा, लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो ये लोग किसी तरह से बच जाएंगे, आप इनको पकड़ नहीं सकते। इनको पकड़ने का एक तरीका है, आज देता हूं, अजमाना। अभी कोरोना था, काफी लोग चल बसे अनफॉर्चुनेटली। ऐसे कोई आपके परिचित हो जिसका 28 या 30 साल का या 25 साल का लड़का अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड हो गया है, उसकी कुंडली ले लो। कुंडली बिल्कुल असली होनी चाहिए, वो कुंडली ले लो, उसका नाम वाम सब मिटा दो, सिर्फ कुंडली, उनके ग्रहों की जो ग्रह दशा होती है वो सिर्फ वही, वो डिजाइन होती है ना चौकोल में, वो लेके जाना है बस। ज्योतिष के पास जाओ, बहुत एकदम जबरदस्त ज्योतिष जिसको गिना जाता है ना, उसके पास जाओ, उसको बताओ कि महाराज ये जातक है, बोलना मत कन्या है, पुरुष है, स्त्री है, कुछ मत बताना, जातक। और ये जातक शब्द ज्योतिष में चलता है, बोलना ये जातक है। जातक यानी जिसका जन्म हुआ है पर्टिकुलर टाइम में, वो ये जातक है, इसकी शादी नहीं हो रही। अब आप अभ्यास करके बताओ, बहुत परिचित है, इसकी शादी नहीं हो रही है, आप अभ्यास करके बताओ, तो फिर वो डेट देगा आपको, इसकी शादी कब होगी वो। फिर उसको 2 तमाचे मारना कि अबे साले तुझे कुंडली देख के ये मालूम नहीं ये आदमी जिंदा है मर गया, तू फल कथन कर रहा है। या ये पूछना कि ये कुंडली लड़की की है या लड़के की, वो भी नहीं बता पाएगा। और ये पूरी जिंदगी का लेखा जोखा लिखते हैं। अब मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊं। मेरी बिटिया जब पैदा हुई तो मैंने अपने कजिन को फोन किया, वो ज्योतिष में बहुत आस्था रखते हैं। तो मैंने कहा अच्छे ज्योतिष से मेरी बेटी की कुंडली बनवानी है। तो वो तो एकदम भौचक्का रह गया था
मैंने वीडियो कॉल किया था व्हाट्सएप पे, एकदम आश्चर्यचकित रह गया था, उसके जेस्चर देखने लायक थे। वो बोले तू और कुंडली क्यों करवाना चाहता है, तू कब से मानने लगा, या अकल ठिकाने आ गई तेरी? मैंने कहा नहीं नहीं, अकल ठिकाने नहीं आई, मानता भी नहीं हूं, मुझे वो कुंडली निकलवानी है। फिर वो बोला क्यों निकलवानी है? मैंने कहा कितना खर्चा होगा? 5,000 10,000 जितना होता है, अच्छे से अच्छे ज्योतिष से उसकी कुंडली निकलवा ले, और वो काफी अच्छे ज्योतिषों के कांटेक्ट में भी है। मैंने कहा तुझे जो लगता है ना कि सबसे बेस्ट ज्योतिष है, उससे ही कुंडली निकलवा ले। वो बोला क्या करना है तुझे? मैंने कहा कुंडली के एक एक अक्षर को गलत साबित करना है, और मैं उस टाइम पे तू भी जिंदा रहेगा, मैं भी जिंदा रहूंगा, मेरी बेटी जब तक 20 साल की हो जाएगी, मैं पूरी कुंडली को गलत साबित करके रख दूंगा। तब तो तेरी अकल ठिकाने आएगी ना, क्योंकि वो बहुत पैसे खर्च करता है, ज्योतिष के पीछे डॉक्टर है। तो ये चीज है कि मैं लोगों के सामने आर्ग्यूमेंट भी करता हूं इस पॉइंट को लेके, लेकिन जिन लोगों को अब समझना ही नहीं है या समझ के समझना नहीं है वो, और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे में कि उनके उनके पास एक ही तर्क होता है मेरे परिवार में कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें ज्योतिष को मानना चाहिए, बस दैट्स ऑल, पीरियड। इसके आगे कोई दलील नहीं होगी। तो ऐसे लोग भी है कि जो लोग समझ के भी समझना नहीं चाहते और छोड़ना नहीं चाहते, और उनको भी एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप चाहिए कि भाई बस ये कोई विज्ञान है, कोई शास्त्र है, और इसे हमें फॉलो करने से फायदा होता है, और कभी कभी लक बाय चांस हो जाता है। पर यह समझना इसमें ज्योतिष या ग्रहों का कोई हाथ नहीं है, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना का गणित है कि इसमें से आपको कुछ न कुछ, यानी कोई आदमी आपको, किसी ज्योतिष ने आपकी कुंडली बनाई है और आपका भविष्य कथन किया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मोटे मोटे तौर पे संभावना है कि उसमें से 20 to 30% सही निकलेगा। और जो लोग रैंडमली यानी सड़कों पे जो भविष्य बताते हैं, जिसके पास कभी कभी आप पहुंच जाते हो मनोरंजन के लिए और आपको लगता है अरे वाह क्या जबरदस्त बात की, इसने कैसे पहचान लिया, एक्चुअली वो लोग है ना वो बहुत अभ्यासी हो गए। यानी 21 रुपये में, 50 रुपये में, 51 रुपये में वो हाथ देख के या आपका चेहरा देख के भविष्य बताते हैं, तो उनके पास बहुत लोग आते हैं, और उनको ये काम करते करते ह्यूमन साइकोलॉजी में इतनी पकड़ आ गई है, इतनी पकड़ आ गई है कि वो अपने अनुभवों से बोलते हैं। यानी कैसे बोलेंगे, आप आप तो नेकी करते हो, लोग बदी करते हैं, ये रटे रटा है, इसमें से 4-5 पॉइंट तो आप पे लागू पड़ ही जाएंगे, आप पे वो इफेक्ट करेंगे। यानी आप तो अच्छे हो, बीवी दिमाग खाती है, या आपको आप जब भी घर जाते हो बस घर में कुछ न कुछ बखेड़ा होता है। अब ये जो सड़कों पे जो लोग ज्योतिष को दिखाते हैं वो बहुत पैसे वाले नहीं होते, मोस्ट ऑफ या तो लोअर लो अर्निंग पीपल होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। अपर मिडिल क्लास वाले ऐसे सड़कों पे तो कोई ज्योतिष को दिखाने जाता नहीं होगा। तो वो लोगों के जो रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कि आप लोगों का भला करते हो वही आपका बुरा करके चला जाता है, आपके हाथ में पैसा आता है पर टिकता नहीं है। तो ये सब तो आप किसी को भी बोल सकते हो, ऐसे 8-10 पॉइंट तो मैं दे सकता हूं, आप किसी को भी बोलो उसमें से 3-4 पॉइंट तो उस पर लागू हो गए ही होंगे। इसमें ये कोई बड़ा रहस्य नहीं खोज लाया, या आपके दोस्त ही आपके पीठ में खंजर मार चुके हैं। अब आदमी के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा इंसिडेंट बना ही होगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसका कभी ना कभी बुरा किया होगा, तो उसको लगेगा हाँ सही बात बोली है। आपके रिलेटिव ही आपका बुरा चाहते हैं, अरे सारे के रिलेटिव यही चाहते हैं भाई, यहाँ टांग खींचने की जो स्पर्धा होती है, यहाँ हाथ पकड़ के कोई आगे नहीं ले जाना चाहता आपको, आप आगे हो तो आपकी टांग खींच के वापस ही लाएंगे। तो ये जो जिसे बोलते हैं ना कि इसके लिए पर्टिकुलर इंग्लिश में एक वर्ड है कि वो आप किसी भी आदमी को बोलो ना तो उसमें से 3-4 पॉइंट आप पे लागू होंगे ही होंगे। वो है, वो रटे रटाए वाक्य होते हैं। अब जैसे निर्मल बाबा है, अब वो किसी कोई उसको प्रश्न करता है तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये समोसा, पकोड़ी, कचौड़ी, पापड़, आचार ये सब क्यों आ रहे हैं? अब इंडिया में जो आदमी होगा उसने
ऐसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता ना जिसने जिसने इन सब में से किसी न किसी चीज को खाया ना हो। यानी जो इंडिया में होगा वो पापड़ खाएगा, समोसा खाएगा, कचौड़ी खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, अचार खाएगा। ये सब तो कॉमन चीजें हैं ना, हर कोई खाता है। पर इसमें से वो निकालेगा कुछ न कुछ और आपको तोड़ दे देगा कि भाई ऐसा करो और आपका फायदा हो जाएगा। और लक बाय चांस किसी का फायदा हो भी जाता है। मैंने कहा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें निर्मल बाबा का कोई हाथ नहीं है, पर निर्मल बाबा की दुकान इसी पे चलती है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे वो आदमी इतना ठगता है लोगों को, लेकिन लोगों को ये गणित का ही पता नहीं है ना कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो बस मेरे कहने का आशय ये था कि भाई ऐसे अंधविश्वासों से बचिए। ज्योतिष कोई साइंस नहीं है, ग्रहों की कोई इफेक्ट आप पे नहीं होती। पहली बात तो ग्रहों के खुद के प्रकाश ही नहीं है, उनके जो किरण है वो सूर्य का सूर्य के किरणों का परिवर्तन है। यानी वो आप पर सूर्य के किरण वापस फेंकते हैं, उनके खुद के कोई किरण ही नहीं है, तो उनके किरणों से आपका हित या अहित कैसे हो सकता है। तो बस मैंने संक्षेप में आपसे ये बात रखनी थी और रख दी। अब आपके जो भी प्रश्न है बेबाकी से मुझे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल जी, बहुत बढ़िया रहा। और जी, जिनको भी पूछना है, ये कुछ श्रद्धांशु शेखर जी के प्रश्न हैं। हाँ जी, बोलिए। श्रद्धांशु, हाँ हाँ जी, श्रद्धांशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, अभी बहुत क्लियर हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। तो वो जो शुरुआत आपने की वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा जो प्रश्न है, मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ, बाकी तारीफे के लिए तो बाद में समय होगा। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, एक तो पहला ये था कि जरा अगर इस बात की जानकारी हो कि ये जो बर्थ चार्ट है, इसमें ये असल में तो जिस तरह से आपने बताया कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, तो वो लगभग वैसा ही कुछ मैंने भी पढ़ा और सुना है। लेकिन इसमें ये जो देवी देवता धर्म को कब से अटैच कर दिया गया, जैसे अगर अब गुरु की बात अगर कर रहे हैं या किसी भी ग्रह की, शनि की बात करें, अब इसको शनि महाराज या शनि देवता या राहु देवता, ये सब ये कहाँ से, कब, किस काल से ये सब जोड़ दिया गया, और दूसरी बात की जोड़ने की वजह कहाँ से उत्पन्न हो गई। और दूसरा एक प्रश्न, दूसरी बात ये थी कि ये जो धारणा बन गई है, मैंने हालांकि चैट में लिख भी दिया है, तो अगर आप देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो यही नहीं, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। और जो दूसरी वाली बात है कि ये जो धारणा बनी हुई है, अब जैसे मैं अपने मित्रों की बात बताऊं कि देखिए, मेरा खुद का कोई विश्वास नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं अध्ययन करता हूं और कुछ चीजें मैं जान गया जिस पर मेरा भरोसा नहीं है, और उस स्थिति में अगर कोई मेरे सामने अपना बर्थ चार्ट रखता है और मैं उस बर्थ चार्ट को देखकर उसको बता दूं कि भाई ये फला वजह से ये चीज हो रही है, इसकी डिग्री कम है, ये पावर में नहीं है, इस पे ये वाला वगैरह, और ये उसको समझ में नहीं आएगा जो व्यक्ति मेरे सामने अपना बर्थ चार्ट रखा हुआ है। लेकिन उसको जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें उसको लगता है कि हाँ ये तो सही है, या उसके कैरेक्टर के बारे में या किसी और चीजों के बारे में ये हो जाती है सही। और जो कि आपने बताया, लगभग 60-70% चीजें मेरी सही हो जाती है, और मैं ये कोई गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हो सकता है सर। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति की कुंडली में देख रहा हूँ उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। फिर मैं उससे बताऊं कि भाई ये सब चीजें ना कुछ नहीं है, ये सब पहले मौसम विज्ञान की जानकारी थी, बाद में एस्ट्रोफिजिक्स अलग हो गया और ये दूसरी चीजें फालतू की चालू हो गई है। ये एक तरह का वो नक्षत्र सूची कहा जाता है इस तरह के धंधे को। तो ये उसको समझना की कोई रुचि नहीं रहेगी। वो कहेगा कि और मुझे इस बारे में बताओ, अच्छा ये बताओ कि इसको शांत कैसे करना है। मैं बोलूं यार इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो धारणा को बदलने का कुछ है आपके पास? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आप बताओगे ना कोई उसको कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो उल्टा समझेगा कि आप बहुत विनम्र आदमी हो
और अपने ज्ञान हाँ। को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। हाँ ओके, बिल्कुल। तो फिर हाँ आप उसको ये करो कि उसको वो बोले ना कि इसमें आप बोलोगे कि ये ग्रह खड्डे में है, इसकी वजह से ये हो रहा है, और उसको लगेगा कि हाँ ये सही है, आपने जो बोला हाँ वो सही है। तो आप फिर क्या हाँ करो कि उसके विश्वास को तोड़ो। यानी आप बोलो कि भाई इस ग्रह से आपको निकलना है ना, और ऐसे मत करना कि उसका कोई नुकसान हो। उसको ये बोलो कि आप है ना काली शर्ट पहन के इस वार को निकलोगे। ओके, और गाय को हम्म। रोटी खिलाओ, ऐसा कुछ टोटका दे दो उनको, और इतना बोलना कि ये ये तो 10 दिन में करना और आपका फायदा हो जाएगा, और नहीं होगा फिर बोलना कि हाँ वो तो होना ही नहीं था, ये बकवास है, मुझे भी पता था, तू मान नहीं रहा था। जी। हाँ, तो इस स्थिति में क्या होता है, वो इन ये लोगों को मानते हैं। ऐसे समझाना पड़ता है, फिर इन लोगों को हाँ ऐसे समझाना पड़ता है कि उनके उनके सामने आपकी एक दो बात को आपको जानबूझ के गलत साबित करना पड़ेगा। जी, वैसी स्थिति में ये होता है, मैं माफी चाहता हूँ बीच में फिर से रोकने के लिए, कि नहीं वो नहीं, ये कोई बात मानते हैं। जी, वो लोग जो जो भी मित्र रहते हैं वो ये मानते हैं कि भाई मेरे से देखने में गलती हुई होगी, लेकिन जो कुछ बाकी चीजें सही है वो तो सही हुई ना। तो अगर 40% गलत हो जाता है तो इससे उनका विश्वास कमजोर नहीं होता। और जो मेरा पहला प्रश्न था कि इसे ये सब चीजों को धर्म से कब से जोड़ दिया गया, जहां तक है कि पारशर संहिता या पारशर संहिता और उसका लगभग ये तीसरी चौथी शताब्दी है, उसके पहले ये सब चीजें पौराणिक देवी देवताओं से जुड़ी हुई नहीं थी। ये मेरा सोचना नहीं, है, अगर इस बारे में आपकी हाँ हाँ, जानकारी हो तो जरूर बताएं। जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है इंडिया में हर चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया ही जाता है। और आपने बोला ना कि ये राहु और शनि देवता कब बन गए, जो हमें चीज परेशान करती है ना उसको, या हमें बहुत फायदा देती है या बहुत परेशान करती है, उसको हम देवता बना के खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी करुणा देवी का मंदिर बनना शुरू हो गया। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना हमें बिल्कुल। परेशान करती है, कोरोना हमें परेशान करता है, तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई इसकी पूजा अर्चना शुरू कर दो तो ये हमें परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये ग्रहों के साथ हुआ कि ये ग्रह हमें परेशान करते हैं, तो इनकी पूजा अर्चना शुरू कर दो, तो ये ग्रह प्रसन्न रहेंगे हमसे, हमें बहुत दुख नहीं देंगे। बस यही है, ये साइकोलॉजी है और कुछ नहीं। ये इंडिया में घड़ी गई साइकोलॉजी है, युगों से घड़ी गई साइकोलॉजी है। हाँ जी, समझा शुक्रिया। पाया मैं आपको बात? ये हाँ जी, लेकिन ये सब चीजें कब से हुई इसका, क्योंकि ये नहीं, वैदिक का ऐसे कोई जहाँ नहीं तक सर, जी सॉरी, ऐसी तो कोई क्लियर कट हाँ आप डेट इसमें कट ऑफ डेट रख ही नहीं सकते कि ये कब से शुरू हुआ होगा, क्योंकि इतना हम्म। लंबा इतिहास है हमारा, उसमें कहाँ और क्लियर कट इतिहास भी नहीं है ना हमारे पास, तो उसमें ये ढूंढना कि ये कब से शुरू होगा ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, सही से। जी जी, ये भी यही संतुष्टिदायक बात थी, बिल्कुल। जी हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक जी यू सर। जी श्रद्धांशु जी, एक एक बात और भी है जो आपने पूछी नहीं है, जी मगर जो जी जो पूछी है उसके ही संदर्भ में है। जैसे आपने पूछा कि भाई लोगों को कैसे जो है समझाया जाए कि ये सब एक ठगी का व्यापार है वगैरह वगैरह। इसके बारे में थोड़ा सा समझें कि ये व्यापार कैसे, किन कारणों की वजह से एग्जिस्ट करता है, जब तक वो कारण मौजूद हैं अथवा मौजूद रहेंगे इन फ्यूचर। इसे आप उन थोड़े से लोगों को छोड़कर जो सच में जानना ही चाहते हैं कि क्या असलियत है क्या नहीं है, उन थोड़े से लोगों को छोड़ के 1%, 2%, 4% ऐसे लोग होंगे जिनकी चीजों को वास्तविकता में जानने की रुचि होती है, वो जानना चाहते हैं और वो लगे ही रहते हैं। और वो जैसे प्रोफेसर सर हैं, वो ब्राह्मण घर में जन्म होने के बावजूद भी उनको ये सब चीजें जानने की जिज्ञासा थी, और वो नहीं मानते इन सब चीजों को, इन सब चीजों की वास्तविकता वो समझ गए। उसके बावजूद भी ज्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि सबके जीवन में अच्छी बुरी स्थिति आती रहती है, बुरी कोई चाहता नहीं है, और एक कारण उन्होंने भी बताया कि कोई नहीं चाहता कि भाई मैं कोई गलत आदमी हूं क्या, मैंने कुछ गलत किया है क्या, तो उसको ग्रहों के ऊपर डाल देना या ऐसे कुछ कर देना। ये जो साइकोलॉजिकल एक चीजें हैं, तो ये कुछ कारण ऐसे बने हुए हैं कि खराब स्थितियां हैं जो लगातार पैदा हो रही हैं और वो किसी न किसी के ऊपर हर रोज पड़ रही हैं। तो वो इसका कुछ ना कुछ फौरी तौर पे कुछ ना कुछ निराकरण चाहता है।
वास्तविकता में भी ना हो तो साइकोलॉजिकल कुछ उसके लाभ हो कि उसके दिमाग को कुछ शांति मिल जाए, कुछ हो जाए। नहीं तो वो इसको अपने ऊपर ले लेता है और सोचता है कि अच्छा मैं तो इसका कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो अब क्या करूँ, तो वो परेशान होता रहता है। तो अब उसको बता दिया कि अरे ये तो गुरु जो ग्रह है या जो शनि है उसका चक्कर है और कुछ नहीं है, ये ऐसे चौना टूट के या ऐसा कोई मंत्र मंत्र कर लो, कुछ हो जाएगा। एटलीस्ट उतने टाइम के लिए वो थोड़ा शांत होके उस प्रक्रिया में लग जाता है। अब रिजल्ट जो भी आए तो ठीक है, और नहीं आए तो फिर से कुछ और पकड़ा देते हैं कि तुम्हारे पुरखों का जन्म खराब है, उसके लिए ये टोटका कर लो, उसके लिए और ये कंटिन्यूअस रहता है, अंतहीन सिलसिला है उसका। तो कहने का मतलब इन कारणों की वजह से कि क्योंकि ज्यादातर जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं जो वो नहीं चाहता, तो उसके वो येन केन प्रकार सॉल्यूशन समाज में कोई ना कोई आदमी आगे देता ही रहेगा। निर्मल बाबा की तरह, निर्मल बाबा से पहले किसी ने सोचा था कि चटनी समोसे से भी ऐसा हो सकता है? ऐसा आइडिया उसको आया, आप सोचिए। और करोड़पति बना जा सकता है। हाँ, करोड़पति बना सकता, माने ये आइडिया ब्राह्मणों को नहीं आया। हाँ बिल्कुल, ये आदमी ब्राह्मणों को नहीं आया, ये आइडिया ब्राह्मणों को नहीं आया और उसको, और अभी ऐसे और कई आइडिया हो सकते हैं कि जो आदमी इसमें देखेगा, जब ये आइडिया भी थोड़ा पुराना पड़ जाएगा, ये क्या नाम है, चटनी समोसे का, तो कोई और आइडिया निकल आएगा, तो कुछ न कुछ निकल आएगा, कुछ बालों का या कुछ न कुछ, क्योंकि जो लोग जिस चीज में लगे रहते हैं उनको कुछ न कुछ सूझ जाता है और वो उसको प्रेजेंट करने लगते हैं और उसके आगे पीछे की चीजें जोड़ जाड़ के देने लगते हैं और फिर वो शुरू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, समझाने से कोई मतलब हल नहीं होने वाला है। उनका भी जिनको आप समझाना चाहते हैं, और उनका भी जिनकी से दुकान चलती है। जी जी, उसकी दुकान जाएगी और उनका दिमाग खराब होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, और फालतू में दुश्मनियां बढ़ जाती है लोगों से। हाँ, फालतू में दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। और हम लगे थे उनको समझाने में, और पता चला एक वर्ग जिसकी ये दुकानें चलती हैं उनके पास पैसा भी होता है, वो इसके लिए करोड़ों रुपए साल में प्रचार के ऊपर खर्च करते हैं। उस तरह के सीरियल्स बनवाते हैं कुछ लोगों से, उस तरह के नाटक बनवाते हैं, उस तरह के प्रचार करवाते हैं अलग से, जैसे आप साईं बाबा का देखेंगे, और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी रहती हैं। तो अब आप देखेंगे कि एक तो आप उनको अपने खिलाफ करेंगे, अब वो खिलाफ होंगे तो आपकी और उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, मेन मामला तो खत्म हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब मेन मामला ये है कि जिस चक्कर में लोग वहां जाते हैं उनकी जिंदगी ठीक हो जाए, तो ना कोई ज्योतिष में जाएगा, ना कोई ज्योतिष खोल के बैठेगा, क्योंकि वो भी वहां पैसे के लिए बैठा है, वो भी बेचारा विक्टिम ही है। जो ज्योतिष का काम कर रहा है वो भी बेचारा विक्टिम ही है। लगता ऐसा है कि वो अपराधी है, हाँ, अपराधी नहीं है, वो भी विक्टिम ही है, वो पैसे के चक्कर में कर रहा है। उसकी आय आप सुनिश्चित कर दीजिए, उसका कोई दिमाग खराब है, सारे दिन बैठ के झूठ बोलता फिरे। तो ये सिखाने विखाने का कोई मतलब रुकेगा भी नहीं, आप रोकेंगे भी तो भी नहीं रुकेगा। आप खुद सोचो ना, इतनी साइंस डेवलप होने के बावजूद भी, अभी कितनी साइंस डेवलप होगी, ये कम है क्या? इतनी साइंस डेवलप होने के बावजूद भी ये सारे टाइप के व्यापार जिसमें ज्योतिष एक है, मंदिर मस्जिद है, धर्म है, ये सारे जितने भी हैं, इनमें क्या कोई कमी आई है? बल्कि बढ़ोतरी हुई है अगर आप समझेंगे तो। पहले कितने लोग हज करते थे और आज कितने हज करते हैं? संख्या देखिए, पहले मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता था, आज कितना चढ़ता है, मात्रा देखिए उसकी। आज यहाँ आप देखेंगे हिंदुओं में जो जाते हैं कांवर वगैरह लेने, पहले कितने से लोग जाते थे? अभी तो पूरे महीना मेला जैसा लग जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे चींटियां जैसी जा रही हों, गिजगिजाती हुई। अगर थोड़ा ऊपर से देखोगे तो, जहां से आदमी चींटी जैसा दिखे, इतना ऊपर से सैटेलाइट से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्या चींटियों का गुच्छा जा रहा है और पूरा महीने जा रहा है और आ रहा है, बीच में रुक ही नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब, इसके कारण वो है, वो जब तक उनका उपचार नहीं होगा ये नहीं रुक सकता आपके समझाने से। केवल वो लोग समझते हैं जो समझना ही चाहते हैं, आप नहीं भी समझाओगे तो वो अपने से समझ लेते हैं। जैसे मैं समझ लेता हूँ, याग्निक जी ने समझ लिया, आप भी समझ रहे हैं, यहाँ ज्यादातर जो लोग बैठे हैं वो सब वही हैं जो समझने वाली गिनती में आते हैं।
ये चीजें, और ये समझना कोई बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा भी चेक करोगे तो पता चल जाता है कि प्रोबेबिलिटी है और कुछ भी नहीं है, संभावना का गणित है और कुछ भी नहीं है इसमें। और कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ सामान्य सी बातें हैं जो सब लागू होती है कि तुम्हारा बीवी तुम्हारा दिमाग खाती है, हाँ वो सबकी खाती है। कि तुम्हारे बच्चे साइकिल अब वो सभी के मांगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ऐसे करके सब चलता है। तो जो भी थोड़ा समझना चाहेगा ना वो आराम से समझ लेगा, और बाकियों ने समझना नहीं है, समझने की स्थिति भी नहीं है, वो आपके पास समझने नहीं आते, वो आपके पास या हमारे पास आते हैं कि भाई आप कुछ बताओ कि इससे क्या हो जाएगा, और आप लगे समझाने, अरे नहीं ये तो ऐसे ही बेकार है, बेकार। आपने समझा भी दिया, वो हाँ करके चला जाएगा, वही समझेगा कि अच्छा ये इसको इन चीजों में श्रद्धा नहीं है, ये बेकार है, मुझे किसी दूसरे आदमी के पास जाना चाहिए। हाँ ऐसे होता है जी। जी दूसरे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, अधर्मी है ये, हमें किसी धर्मी के पास जाना चाहिए। हाँ वही मैं गलत आदमी के पास चला आया। तो मुझे कब का तमगा लग चुका है अधर्मी का। हाँ बिल्कुल तो ये रहता है। और ज्योतिष को आपने बोला, आपने बोला था कोई ज्योतिष को बोला होगे, कोई ज्योतिष कोई आया नहीं है ज्योतिष? हाँ मैंने तो सारी जगह इसको डाला तो कोई ऐसा आया नहीं, शायद इसलिए नहीं आए होंगे ना। आपको थोड़ा टाइटल समझ के रखना चाहिए था, आपने टाइटल ऐसा रखा। आपको थोड़ा कुछ टाइटल रखे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते, मतलब उससे क्लियर नहीं होना चाहिए कि क्या बात होंगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तब फिर आ जाते हैं। टाइटल ऐसा रखना था, चाहिए था कि ज्योतिष आखिर है क्या। हाँ ज्योतिष, हाँ ऐसे करके रखते, ज्योतिष आखिर है क्या, उसमें कई लोग आ जाते ज्योतिष वाले, तो वो चीज है। तो आगे से जब कभी ऐसा रखो तो ऐसे टाइटल रखना। वैसे मैं मना करता हूँ ऐसे टाइटल रखने के लिए, क्योंकि मैं उस तरह के एडवर्टाइजमेंट के किसी कारण से खिलाफ हूँ। हमें सनसनीखेज बन जाता है फिर वो, सनसनीखेज बन जाता है। हाँ उसमें बहुतों का टाइम खराब होता है। उसमें सिंपल सी बात है, आप जो बताना चाह रहे हैं टाइटल से स्पष्ट रूप से मालूम चलना चाहिए, ताकि वही लोग आए जिन्हें उससे कोई मतलब है, और वो ज्यादा बेटर रहता है। नहीं तो वहां फिर लड़ाई, दंगे, तर्क कुतर्क और ये सब चलने की शुरुआत होती है, तो वो तरीका ठीक नहीं रहता है। हालांकि वो उनके लिए ठीक है, जो वही मैं अभी बता रहा था कि जिनकी कुछ समझ हो गई है, कुछ तो समझते हैं मगर बहुत सारा नहीं समझते, तो वो उन्हें ऐसा लगता है। इसमें ये मैंने उसमें ऑडियो भी डाला है आज, उसको अभी आप सुनेंगे तो इसी ऊपर है कि उनको लगता है कि जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, ये जो धर्म की, जाति की, ज्योतिष की, ऐसी जो अवैज्ञानिक चीजें हैं, इनको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तो तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा नास्तिक जो पूरा वर्ग है उसका ऐसा सोचना समझना है, उनके जो चिंतक हैं, उनके जो विचारक हैं, उनका ऐसा सोचना समझना है कि जब तक हम लोगों से इन चीजों से नहीं छुड़ाएंगे तब तक आगे गति नहीं होगी। और वो इन्हीं में लगे रहते हैं, सदियों से वो इसी में लगे रहते हैं, और यही नहीं होके देता, और वो आगे का कुछ न खुद सोचते हैं और न कुछ आगे बढ़ता है। एक दूसरा चिंतन है, दूसरा चिंतक है, जिसमें थोड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये छोड़ना छुड़ाने के चक्कर में मत लगो, आप कुछ सार्थक जनता को दे दो, वो निरर्थक को कब छोड़ देगी ये उसको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। और इसका उदाहरण बच्चे पे बड़ा सटीक होता है। एक बच्चा है जिसके पास में कुछ नुकसानदायक वाला खिलौना है, मगर उसे वही कहीं से पल्ले पड़ गया है, और घर वालों को पता है कि ये खिलौना नुकसानदायक है, मगर उसको अच्छा लग रहा है, और घर वाले ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसे एक नया खिलौना दे सके ला के उससे ज्यादा आकर्षक, तो अब वो उसको उससे छुड़ाने में लग जाते हैं, खींचने में लग जाता है। और बच्चा है कि बच्चा बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसे जैसे तैसे मिला है। वो कहते हैं कि नहीं छोड़ो, ये गंदा है, इसमें पता नहीं क्या जहर लगा है, कहाँ से तुम उठा लाए, और क्या है ये, और नुकसानदायक। वो खींचने में लगते हैं, और वो पकड़ने में लगता है, और वो खींचने में लगते हैं, और वो पकड़ने में लगता है। अब चूंकि यहाँ तो बच्चे और माँ बाप हैं, माँ बाप खींचते हैं तो ताकतवर खींच ही लेते हैं, लेकिन बच्चे की हालत बहुत बुरी हो जाती है, वो रोने तड़पने पड़पड़ाने लगता है। और अगर घर वालों की ऐसी स्थिति नहीं है कि उसे वो बाद में भी कोई खिलौना दे सके,
तो उसके अंदर एक गांठ पड़ जाती है अपने लोगों के प्रति कि ये मेरे दुश्मन है, या ये मेरे ये है, या ये मेरे वेल विशर वगैरह वगैरह नहीं है, ऐसे करके। जबकि दूसरा तरीका कितना बढ़िया होता है कि अगर वो थोड़े से समर्थ होते घर वाले, तो एक बढ़िया सा खिलौना खरीदते और उसको देते कि ये ले भाई खिलौना। वो उस हो सकता है, ज्यादातर चांस होते हैं कि वो उस खिलौने के चक्कर में इस वाले खिलौने को फेंक के भागता और आपकी तरफ आता और उस खिलौने को खेलता, उससे एंजॉय करता और फिर उसको उठा के आप कब गायब कर देते, उसकी जरूरत भी नहीं होती। दूसरा ये है कि कई बच्चे चालू होते हैं, नहीं छोड़ते, ठीक है एक हाथ में इसको भी रखेंगे, वो भी लेंगे, तो वो लेंगे, तो जब उससे खेलेंगे और उससे ज्यादा मजा आएगा तो इसका नंबर ही नहीं आएगा, ये कहीं रखा भी होगा तो रखा ही रहेगा। तो ये तरीका ज्यादा सार्थक है और अंतिम रूप से यही सार्थक है, क्योंकि छुड़ा के भी तो सही वाला खिलौना तो दोगे ही ना, बाद में बना के दोगे कुछ भी करके, वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना बाद में भी, तो वो पहले क्यों नहीं करो, ये बात है। और इस संघर्ष को क्यों पैदा करो, इस संघर्ष में अपना भी समय खराब करो, उनको भी परेशान करो, वो खेलने दो बेचारे को। ठीक है 2000 बच्चों में से एक आध बच्चा गंदा खिलौना, मतलब वो सारे बच्चे उठा लाए, एक आध था कोई बीमार पड़ गया, कोई मर भी गया, तो भी ज्यादातर तो पहले से ठीक है ना, जो कोई खिलौना नहीं है उससे तो अच्छा ही है कि कुछ तो है, कुछ तो खेल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सुखी हैं। तो ये बात है। मुझे जोगा जी की बात में भी मैं उनको, वो मेरा कट गया था कनेक्शन, नहीं तो मैं उनको इसी बात पर आखिरी में राजी करता कि देखिए सार्थक हम काम क्यों ना करें, हमें ये जो छुड़ाने के बाद में धर्म जाति ये सब छुड़ाने के बाद जो करना है वो पहले क्यों नहीं करके दें उनको, उसमें क्या दिक्कत? क्योंकि वो तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना, राइट। हाँ, क्योंकि इससे छुड़ा दिया और वो नहीं किया, फिर ये तो फिर आ जाएगा बच्चा, फिर उस गंदे खिलौने को उठा लेगा। तो कब तक उसके पीछे पुलिस लगा के बैठोगे कि नहीं गंदा खिलौना नहीं उठाना है, नहीं गंदा खिलौना नहीं उठाना है, वो तो उठाएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो इस तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं जाता और ये काफी जोर लगाते हैं। आप यूट्यूब अगर आप देखोगे बहुत लोग हैं जो छुड़ाने में लगे हुए, बहुत सारे लोग हैं, और उन्हें खुद भी डर रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी लीक नहीं करते, वहां फोटो तक नहीं लगाते कि कहीं कहीं समाज में उनको पहचान के पकड़ के उनको जो है जुतिया ना दें लोग आगे। इस सब की नौबत कहाँ है? तो ये चीज है सर। और कोई प्रश्न? बुरा जी कुछ पूछना चाहते थे, मुझे बोले था बुरे जी ने कि मैं कुछ पूछूंगा आपको। हाँ, आप क्या पूछूं, आपने तो अच्छे से बता दिया ना सब कुछ। अच्छा ओके, मैंने बोला था ना वेट करो भाई सब खुल जाएगा। आप क्या पूछूं, आपने तो अच्छे से बता दिया ना 1 घंटे में। ओके ओके ओके। मदन चौहान जी का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। मदन चौहान जी पूछ रहे हैं, क्या जातियों वर्ण के आधार पर कुंडली में असुर दैत्य देव दर्शाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, जातियों के आधार पे तो नहीं, कुंडली पूरी ग्रहों के आधार पे ही होती है, उसमें जाति कोई बहुत बड़ा भाग नहीं है। तो आपके ग्रह जिस हिसाब से होते हैं, हाँ उसमें कुंडली के प्रकार ऐसे है कि ये भाई ये कुंडली है, ये कुंडली है। एक प्रकार ये भी है कि शापित कुंडली है, यानी जिसकी शापित कुंडली है उसको तो समझ लो कि बस कुदरत ने शाप देके ही भेजा है, उसका तो जिंदगी बर्बादी है। तो ये सब ज्योतिषों ने ऐसे ही अपने दिमाग में जो आया वो। और एक बात है ना कि ज्योतिष के अलग अलग शास्त्र है, वो भी एक मत नहीं है। यानी आप एक कुंडली को 3-4 ज्योतिषों को दिखाओगे जिनका अलग अलग शास्त्र है, तो वो एक ही कुंडली में से अलग अलग निष्कर्ष आपको देंगे। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि विज्ञान नहीं है, ये गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। और ये हिंदुत्ववादी जो सरकार आई है उसके बाद तो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि भाई गौमूत्र को भी एक साइंस साबित कर दो और ज्योतिष को भी साइंस साबित कर दो। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो इन लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया था
कि साइंस कॉलेज के अंदर ज्योतिष एज अ साइंस पढ़ाया जाए, लेकिन फिर वहां से ही विरोध हुआ था कि भाई ये साइंस नहीं है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते ऐसे, तो वो ड्रॉप करना पड़ा था। फिर भी एक वर्ग है ना जो हमारे शास्त्रों को बिल्कुल सही साबित करने में लगा हुआ है कैसे भी करके, तो वो वर्ग तो यही चाहता है कि भाई हमारे पास जो कुछ है उसको सबको बस आंख मूंद के साइंस साबित कर दो और इससे फायदा ही होता है, लोगों को ऐसा ही समझाओ। और लोग अभी मानने को भी तैयार है। प्रॉब्लम ये है। जी मदन जी आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, मदन चौहान जी? जी आदरणीय प्रणाम। हाँ जी बोलिए। मेरा ये निवेदन था कि जो कुंडली बनाई जाती है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि ये वर्ण के आधार पर दैत्य असुर देव दर्शाया जाता है, तो क्या ये वर्ण के आधार पर दर्शाया जाता है या फिर किसी और आधार पे? नहीं, ये ग्रहों के आधार पे है भाई। ये जो होता है ना, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये असुर और वो सब बताया जाता है, वो एक्चुअली कुंडली सारी ग्रह के आधार पे होती है, उसमें जाति नहीं काम करती उसमें। जी जी, मेरा यही कहना था कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैंने हर समाज की कुंडली देखी है, तो अधिकतर जिस समाज का जो व्यक्ति है वो समाज में है, जैसे पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसकी जो कुंडली है, मैंने 8-10 कुंडलियों को नोटिस किया है जिसमें असुर दर्शाया गया है, और जो आपके मतलब समाज के व्यक्ति है, ब्राह्मण है या राजपूत है या सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन कुंडलियों में देव दर्शाया गया है। तो क्या ये तो कहाँ तक सही है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, आपकी बात सही भी हो सकती है, क्योंकि जो कुंडली बनाता है ना, वो तो 99% यही प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्राह्मण होगा। ओके जी जी। हाँ, तो फिर ऐसे कोई बायस आदमी बैठ गया हो कुंडली बनाने, ओके, तो ये हो सकता है कि भाई ये सवर्ण है तो मैं उसको राक्षस कैसे लिखूं, और ये तो पिछड़ी जाति का है तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि कुंडली पढ़ेगा तो एंड में कौन पढ़ेगा? पढ़ने वाला तो जो उसका जातक है, जो कुंडली बनवाने गया है, वही पढ़ने वाला है ना। तो उसको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि भाई ये निम्न वर्ग का आदमी है, तो वो तो पहले से अपने आप को स्वीकार के बैठा है कि मैं निम्न वर्ग का हूं, तो राक्षस लिखूं या पिशाच लिखूं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हमारे तो नसीब ही ऐसे है। क्योंकि जो कुंडली बनवाने जाता है वो नसीब में मानता है तो ही जाता है, वरना तो जाएगा क्यों? ओके, तो ये हो सकता है आपका ऐसा आकलन हो, पर एक्चुअली जो शास्त्र के हिसाब से तो ये है कि आपकी ग्रह दशा के अनुसार आपकी वो एक कैटेगरी है, उसमें भी है अलग अलग कैटेगरी, कि ये ग्रह में पैदा हुआ आदमी ऐसा है, ये ग्रह में पैदा हुआ, भले ही वो ब्राह्मण पैदा हुआ हो, पर उसके ग्रह इस प्रकार से होंगे तो उसको राक्षस में गिना जाएगा, ऐसा है। ओके, ये है। हमारे गुरुदेव हैं एक दिव्य दर्शिका है, और वो अपने पाठ भी करते हैं भगवत गीता का भी, और कुंडली भी बनाते हैं। उनसे भी मेरा इस विषय पे चर्चा हुई थी, क्योंकि वो मेरे मित्र के अंकल हैं। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि हाँ चौहान साहब, ये वर्ण व्यवस्था के आधार पे हम दर्शाते हैं। नहीं, तो उन्होंने पता नहीं, तो फिर मेरा नॉलेज कम होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुंडली का वर्ण व्यवस्था से कुछ लेना देना। कुंडली प्योरली रिलेटेड है आपकी ग्रह दशा पे। कुंडली में 3 ही चीज होती है, आपका जन्म समय, जन्म स्थान, और उसके अनुसार आपकी ग्रह की दशा, और ग्रह दशा के अनुसार आपका फल कथन। इसमें आप कौन सी जाति के हो वो कोई मायने ही नहीं रखता। जी जी, ओके सर, ओके। और कोई सवाल?
ये मेरे को लगता है कि ये योनि जो दर्शाते हैं ना, देव और दैत्य तो वर्ण नहीं है। हाँ एक वही ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ दादा जी कुंडली में हाँ ये कुंडली यूनी में कहा, हाँ यूनी कही जाती है। हाँ बस योनि मैं ये भूल दर्शाते गया हैं, था वर्ण नहीं है पर्टिकुलर। वो। नहीं ये वर्ण वर्ण बोल नहीं रहे है हैं। वो तो आप ग्रहों के अनुसार कौन सी यूनी में गिने जाओगे वो निर्धारित करता है। हाँ, और उसमें शायद वो लोग उसको हर जगह शायद खराब भी नहीं मानते, शायद कुछ स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा कुछ लिखा है इसमें, ऐसा मैं पढ़ रहा था। गण गण है, जैसे राक्षस गण, कई लोग वो बोल रहे हैं हाँ बुरा मानते हाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस गण में भी कुछ विशेष गुण भी पाए जाते हैं। तो ये इनका कैटेगराइजेशन होगा कुछ, और अलग हाँ अलग एक स्कूल ऑफ थॉट कैटेगराइजेशन। होंगे। हाँ हाँ जी मेरा हाँ वही हाँ कहना बिल्कुल था। बिल्कुल यही है। हाँ। गण गण हम्म। इसमें ये ऐसा कहते हैं जैसे राक्षस गण है तो आज कलयुग में इसका हमेशा सक्सेस रहेगा, ये हमेशा कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा, मतलब हमेशा हाँ अपनी हाँ ग्रोथ करेगा। और दैव्य में राइट कहते हैं राइट कि ये हमेशा भोला रहेगा और मतलब सक्षम रहेगा, मतलब मध्य वर्ग का रहेगा, अगर कैपिटल मतलब प्रॉफिट की बात करा जाए तो ऐसा कुछ होता है इसमें। लेकिन ये है ना कि ज्योतिष है ना, वो ज्यादातर तो इसमें इस बछड़े में ज्यादातर पढ़ते ही नहीं है। वो ऐसे लिखने के खातिर लिख लेते हैं। एक्चुअली तो उनका यही होता है कि भाई उनका ओवरऑल जो फल कथन है ना, वो पूरी लाइफ का उसका 2-3 पन्ने में खत्म करो और उनको दे दो और अपने पैसे लेके चलते बनो। और अब तो कंप्यूटराइज कुंडली आ गई है, तो उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस कंप्यूटर में डालो, सॉफ्टवेयर के अनुसार सीधा ग्रह और सब बन के आ जाता है, फल और सब। और वो भी है, आप 3 प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालोगे ना, तो तीनों में फल कथन अलग अलग आएगा। नहीं, उसका फल निकलना बिल्कुल गलत है। बकाया जो मतलब देशांतर रेखाएं और जो शहर का नाम देते हैं ना, तो सूर्य की एक्चुअल टाइम उसमें जरूर दर्शाता है, क्योंकि उस शहर का उस समय का सूर्य का एक्चुअल टाइम कितना है, सिर्फ उतना भर ही वो सही बताता है। इसके बाद उसी के आधार पे उनका मतलब वो जो खाना बनाते हैं उसमें आ जाता है। बकाया कंप्यूटर का कुछ भी सही नहीं है। वैसे भी सही कुछ नहीं है सरदार जी, वैसे भी ये पूरा हवाई व्यापारी है और वही कुछ मैं नहीं बोल है। रहा हूँ ना कि सिर्फ टाइम भर सही है वो, हाँ कि बस। एग्जैक्ट शहर का टाइम सूर्य के टाइम से, घड़ी से नहीं, सूर्य के टाइम हाँ से एक्चुअल टाइम शहर का कितना है। राइट राइट बिल्कुल। सर इससे लाभ क्या क्या मिलता है? जैसे मान लो बनवा लिए तो इसे क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो आपको तो कुछ नहीं है, सिर्फ ज्योतिष को ही लाभ है, उसको पैसे मिलेंगे। आपको तो एक मानसिक आश्वासन मिलेगा कि मेरे पास मेरी लाइफ का पूरा खाका है। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी को प्रेरित भी करता है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष ने लिख दिया कि भाई आप बहुत अच्छे दुकानदार बनोगे, आपका बिजनेस होगा। और आदमी ऐसे कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन उसने सीरियसली ले लिया कि मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है तो होगा ही, तो वो हो सकता है मेहनत करे उस दिशा में जाने की। लेकिन एक्चुअली प्रश्न यहाँ पे ये है ना सर, यदि कुंडली सही है, मेरे नसीब में ये लिखा है, तो मैं तो घर पे बैठा रहूं और फिर मेरा बिजनेस चलना चाहिए ना। मैं कुछ भी ना करूं तो ही होना चाहिए, तो कुंडली सही है, समझे। यदि मेरे नसीब के अंदर 2 बेटे लिखे हैं, तो मैं अपनी वाइफ को टच भी ना करूं फिर भी वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए और उसको बेटा होना चाहिए, क्योंकि मेरे नसीब में लिखा है, समझे। यदि नसीब में लिखा है वही सही होता है, तो फिर मुझे करने की क्या जरूरत है कुछ भी। फिर ये ज्योतिष बोलेंगे नहीं नहीं आपको कर्म तो करना पड़ेगा भाई। अरे भाई, तो आप बोलते हो कि नसीब ही सब कुछ है, तो फिर कर्म कहां से आया? ये 2 बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कितनी है। एक बार ज्योतिष ये बोलते हैं ना भाई, वो एकदम फेमस वाक्य है ना, समय से पहले नसीब से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। ओके, ये फेमस है, ज्योतिष, हर ज्योतिष ये वाक्य बोलता है। ओके, तो फिर अब मुझे ये समय पे मेरे नसीब में लिखा है कि मुझे इतना मिलना है, तो वो तो मैं काम करूं या ना करूं मुझे मिलना चाहिए, सिंपल। लेकिन फिर बोलता है कि नहीं भाई काम तो करना पड़ेगा। फिर क्यों करना पड़ेगा? बिल्कुल, फिर नसीब का क्या मतलब हुआ? फिर नसीब का क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, बस इससे वो देश प्रेमी सिद्ध हो जाता है। पूछो क्यों?
जो कोई ज्योतिष के पास जाता है, इससे वो देश प्रेमी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि देश की जीडीपी में योगदान देता है, जीडीपी बढ़ जाती है। सर ये मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन का, ऐसे करके 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। पर सर ये तो काइंड ऑफ रेफरेंस है, गाइडलाइन है, ये कुछ नहीं होता। हमने हमारे बेटा उसी को नहीं लिखा 72 साल तक बीमार नहीं पड़ेगा, 19 साल में खत्म हो गया। अब आप इसको क्या कहेंगे, आप बताइए। हाँ बताइए, बस वो जी हाँ है ना सर? बस वो उतनी जीडीपी बढ़ा सका बस। हाँ नहीं सर, नहीं ये तो क्या है, ये तो तरीका इनका जीविकोपार्जन के लिए और हमको भय में रखने का, और कुछ नहीं सर। जो आप पहले कह रहे हैं आज हम भय में जी रहे हैं, हम जाके हमारे बनाते हैं ज्योतिष क्या सर, इसमें कहाँ नहीं सर, डर तो पहले ही है, डर की वजह से तो ज्योतिष में जाते हैं। वो जो ज्योतिष का डर है वो तो बाद की बात है। डर है मतलब हम गरीब नहीं रहना चाहते, गरीबी से डरते हैं और परेशानियों से डरते हैं, और सचमुच है, इससे डरना भी चाहिए। इनसे कोई प्रेम करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हर आदमी गरीबी से, मुफलिसी से, परेशानी से, दुखों से, सफरिंग से डरता ही है। और इस डर की वजह से जो लोग थोड़े से इस तरह की चतुर चालाक रहते हैं, तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि इस डर का हम अपने लिए पैसा कमाने में फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह की चीजों की डिजाइनिंग होती है, भगवान की डिजाइनिंग होती है, मंदिरों की डिजाइनिंग होती है, और समय समय पे वो अपडेट भी होती रहती है, ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत पुराना कुछ है, ऐसा लगे कि नहीं बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल उसमें ऐसा कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ एडिट कर लेंगे, कुछ करेक्शन कर लेंगे, ताकि कुछ लगे कि देखो पहले से ही लिखा हुआ था और देखो आज भी ये बात साइंस सिद्ध करे, जबकि उन्होंने वो अभी अभी अपडेट किया होता है कुछ समय पहले। आम आदमी को तो पता चलता नहीं, उसको तो लगता है कि ये अच्छा वही प्राचीन वाला शास्त्र है ना। ज्योतिष का भी आप प्राचीन वाला उठाओगे और आज का उठाओगे, आपको कई सारे करेक्शन मिल जाएंगे उसमें। पर आम लोगों को लगेगा कि ये तो वही पुराने वाला नहीं, ये वो पुराने वाला नहीं है। नेपच्यून प्लूटो डाला ना फिर, नेपच्यून प्लूटो तो नहीं था पुराने वाले। वही नेपच्यून प्लूटो, जी हाँ, वो भी और भी कई सारी चीजों में अंतर मिलेगा, आप उसको देखेंगे। और ये अंतर इसीलिए कहे जाते हैं, जैसे ये लोग बोलते हैं कि पहले से लिखा हुआ है कि भाई धरती गोल है। भैया धरती के उतना ऊपर जाए तुम्हें कहाँ से पता चल गया कि धरती गोल है? और ऊपर जाने का कोई तरीका था नहीं पीछे के इतिहास में, कैसे चलेंगे? या तो चपटी बोलोगे या तो ऊबड़ खाबड़ बोलोगे, क्योंकि पहाड़ में हो तो ऊबड़ खाबड़ बोलोगे, और कहीं मैदानी इलाके में हो तो बोलोगे चपटी है, मतलब ऐसी तस्वीर ऐसी है कुछ हिसाब से। और कुरान सब में वही लिखा हुआ है। तो भैया वेदों में कहाँ से आ गया? अब ये ना बाद में, क्योंकि किताबें तो बाद में लिखी गई है, पहले तो ये खाली सुनने से चलता था स्रोत रूप में। अब बाद में किताबें लिखी गई है, जब खोज हो गई है तो ये सब चीजें रिप्लेस होती चली गई हैं, या उन चीजों के अर्थ ही बदल गए हैं। अब आप कुरान में देखेंगे उसका जो अर्थ है वो है चपटी करके, लेकिन उन्होंने बाद में करके उसका क्या नाम है, शतुरमुर्ग का अंडा जैसा बना दिया, उसका अर्थ है बदल के। से लेके आया फिर जाकिर नायक की वो जिम्नास्टिक है, मेंटल जिम्नास्टिक। हाँ बताइए। अब इसका अर्थ ही उन्होंने बदल दिया है कि अंडे जैसा है। बताइए। और कमाल की बात है कि धरती अंडे जैसी भी नहीं है। अब और कुछ बदलेंगे। हाँ अब फिर उसको बदलेंगे, उसका मतलब शब्द नहीं बदल सकते तो अर्थ बदलेंगे। तो ये सब चीजें जो है ऐसे करके होती है। अच्छा दूसरी एक चीज ऐड कर दूं, मुहूर्त जी, शुभ मुहूर्त, शुभ रंग, शुभ ये वो शुभ, ये भी बहुत बड़ा हमारे इंडिया में ये अंधविश्वास है। एक्चुअली आप देखो, मैं अच्छा सा उदाहरण देता हूँ और आपको आश्चर्य होगा। ये उदाहरण किसने लिखा है वो बाद में दिखाऊंगा कि किसने लिखा है। उसमें लिखा है कि भाई हमारे जो राजा महाराजे थे वो तो सारे मुहूर्त देख के ही युद्ध करने जाते थे, और जो अंग्रेज थे या मुस्लिम थे वो तो बगैर मुहूर्त देखे युद्ध करने आते थे, तो वो जीतते थे। हमारे महाराजा
पूजा पाठ करके बिल्कुल शुभ मुहूर्त में भगवान का आशीर्वाद लेके युद्ध करने जाते थे, फिर भी ये अंग्रेज जो किसी भी पूर्व तैयारी के बगैर आए हैं, न जो उन्होंने मुहूर्त देखा है, न शुभ समय देखा है, ऐसे ही आ गए, उनसे हार गए। तो ये किसने लिखा है पता है? ये वीर सावरकर ने लिखा है। हाँ, वो भाई ऐसी चीजें सावरकर, जी हाँ, जी हाँ, ऐसी चीजें जो जानना समझना चाहता है उनको ये सब दिख जाता है कि ये सब बेकार की बात है, परिणाम तो उल्टे ही आ रहे हैं कि हिंदू अगर 900 साल, जी हाँ, 900 साल इनको कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिखा के आजाद हो सकते। अगर गलती से दास हो भी गए थे, चलो किसी ने कोई गलत ज्योतिष देख लिया होगा, 900 साल में ये सही कोई मुहूर्त नहीं देख सके कि जिसमें से आजाद हो जाते। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि कोई रंग शुभ नहीं होता, कोई रंग अशुभ नहीं होता, कोई समय शुभ और अशुभ नहीं होता, ये सब हमने गढ़ी हुई मान्यताएं है। न कोई नंबर शुभ अशुभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सारे दुकान खोलते हैं, अपनी शॉप ओपनिंग करते हैं, तो वो शुभ मुहूर्त में ही करते हैं ना, अच्छे से महाराज के पास, अच्छे से ब्राह्मण के पास दिखा देते हैं कि भी कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा, या शादी करते हैं तो ज्यादातर कुंडली मिला के शादी करते हैं या शुभ मुहूर्त देख के शादी करते हैं, पर हर एक की शादी तो सक्सेसफुल नहीं होती, ना हर एक की दुकान चल पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही। ये शुभ मुहूर्त जैसा कुछ है ही नहीं। और एक्चुअली तो मैंने देखा हुआ है सर, कपड़े बेचने वाले तो सारे रंग के कपड़े रखते हैं। हाँ, दुकान तो चलती है ना, मुहूर्त के भी करे ना, मुहूर्त के भी करे, दुकान चलती है। शराब की दुकान, मुहूर्त। हाँ, और अमेरिका नहीं हो गया क्या? अमेरिका इतना रिच हो गया ना, तो उसकी दुकान पूरी दुनिया में उन्होंने कौन सा मुहूर्त देखा? कौन सा मुहूर्त देखा था? और मैंने तो ये देखा है कि ज्योतिषियों के लड़के या लड़की की कुंडलिनी मिला के की गई शादी अनसक्सेस रही है। कई उदाहरण है सर। जी जी, यहाँ का एक उदाहरण आगरा का ही है। आगरा का कोई बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष था, और जैसे प्रोबेबिलिटी आप बताते हैं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ठीक ठाक निकलती थी, तो काफी फेमस था। फिर उसने उसकी बेटी का, जो शायद इकलौती बेटी थी, उसकी बड़ा प्यार करता था, वो उसे बहुत ज्यादा दिलो जान से चाहता था, तो उसकी कुंडलिनी वगैरह सब बनाई थी, उसी हिसाब से उसकी शादी की थी। और वो जो है पता नहीं किसी एक्सीडेंट में या क्या वो मर गया, जबकि उसकी ज्योतिष के हिसाब से नहीं मरना चाहिए था। हाँ। वो उसने उसी दिन ज्योतिष छोड़ दिया था, बोले सब फालतू की चीज है, उसी दिन छोड़ दिया, कोई मतलब। वो प्रामाणिक रहा होगा, बिल्कुल प्रामाणिक रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि उसको धक्का ऐसी जगह लगा ना जहाँ वो बहुत प्रेम करता था उसको। तो उसको समझ में आ गया, क्योंकि ज्यादातर मैं मानता हूँ काफी ज्योतिष ऐसे है ना जो इस विद्या को सही मानते हैं। यानी कुछ ज्योतिष ऐसे मिलेंगे आपको जो मुफ्त में कुंडलियां देखते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है इस पे। हाँ, उनको लगता है कि पूरा नहीं तो कुछ हद तक तो ठीक निकलता ही है। और उसमें क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ, लो प्रोबेबिलिटी की वजह से सही हो जाता है, तो उनको लगता है कि काम करता है भाई, ये बिल्कुल काम करता है भाई। और अभी जो भारत में चल रहा है तो, हाँ जी, और भाई हमारे भारत में तो ऐसा है, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से मैं अगर एक आदमी को भी लाभ पहुंचा जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो गया। हाँ, सार्थक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक हो गया। अब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको लाभ पहुंचा दिया, ऐसा बोल के उनको ये नहीं समझ में आता कि ये प्रोबेबिलिटी है। आप कुछ भी बोलो, 1-8% आदमी को लाभ हो ही जाता है। और दूसरी चीज ये है ना कि पहले क्या होता था कि पहले ये कुंडली वगैरह है ना, वो उच्च वर्ग में ही प्रचलित थी। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ वैश्य होते हैं, वो ये ज्योतिष में जाते थे और कुंडली बनवाते थे। अब तो क्या हुआ कि सारे लोग अपने आप को सुधरे, अपर क्लास जैसा दिखाने के लिए कुंडलियां बनवाने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, हमारे घर में किसी की कुंडली बनी हुई नहीं है आज तक। जो अभी मेरे भाई को, मतलब जो लड़का हुआ था लगभग 20-22 साल पहले, उसने बनवाई थी। मेरे भाई ने, नहीं तो हमारे किसी की नहीं बनी हुई। और मेरी बिटिया है, मेरा तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये देखा देखी ये भी चल पड़ा है अभी कि जो लोग बनवाते हाँ। नहीं थे ना वो भी बनवाने लगे हैं। वो भी बनवाने लगे हैं। और कोई तो ये सवाल? सारी चीजें हाँ अरे आजकल जो आजकल तो बोल रहा हूँ हैं वो भी वो कुंडली देख के शादी करवाते हैं। हाँ हाँ जी, क्या बोला सरदार जी आपने? सुकांत जी बोल रहे थे। इंजीनियर वगैरह हैं, वो अपने लड़के की शादी जब करते हैं तो लड़का वाला लड़की वाले से कुंडली मांगता है और लड़की वाला लड़के वाले से कुंडली मांगता है। हाँ, अब तो ये शुरू हो गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये शुरू हो गया है। अरे कुछ तो ऐसा करते, कुछ ऐसा होता है ना, मैंने ये भी देखा हुआ है कि यदि लड़के की शादी कहीं पे नहीं हो रही अपनी कुंडली की वजह से, तो वो चालबाजी क्या करते हैं, पहले लड़की की कुंडली ले लेते हैं, फिर ज्योतिषों को बताते हैं कि इसके अनुसार ग्रह बिठा के कुंडली बनाओ लड़के की और इन दोनों की शादी करो। हाँ सही बात है। तो इसमें भी बहुत जोर जाल चलता है अभी। हाँ सर सभी को आजकल सुल्तान बोल रहे हो, कुछ बोलो क्या? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए जी, वो जैसे आप कुंडली के बारे में बता रहे थे कि उसमें सब कुछ लिखा रहता है, और एक मतलब ये वो हस्तरेखा भी देख के बताते हैं ना, वो हस्तरेखा हाँ के जी। बारे में भी थोड़ा हाँ उसमें थोड़ा डिस्कशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि हाँ, ये जो वैसे- रेखा होता है हाँ जी, उसको वो देख के बताते हैं कि आपका ये रेखा ये शनि का प्रकोप दे रहा है, ये रेखा हाँ, 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 ये हाँ। ऐसा जी। थैंक यू। एक्चुअली पहले तो ये समझ ले कि रेखा कैसे बनती है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है ना, तो वो ऐसे मुट्ठी बीज के वो होता है उसका पोजीशन, और वो मुट्ठी बीजने से ये उसकी हथेली पे जो निशान पड़ते हैं वही हमारी हस्तरेखा है और कुछ नहीं है। और जो ये हस्तरेखा है वो फिर जैसे जैसे समय जाता है वैसे बढ़ती घटती रहती है उस हिसाब से। अब ज्योतिष जो होते हैं, जो हस्तरेखा से लोगों को भविष्य दिखाने का दावा करते हैं, उन लोगों को चुप कराने का एक ही तरीका है कि भाई आप पहले ये बताओ कि धन रेखा कौन सी है। ओके, और धन रेखा कितनी बड़ी हो तो आदमी करोड़पति होता है। अब ऐसी रेखा आपको रास्ते के भिखारियों में भी मिल जाएगी जो भीख मांगते हैं। ओके, उनके पास खाने को नहीं है और उनकी धन रेखा बिल्कुल करोड़पति जैसी है। तो ये तो जो हस्तरेखा ज्योतिष है ना, ये तो बिल्कुल बकवास है। यानी चलो ग्रहों में तो वो है कि आपके जन्म समय पे यहाँ पे ग्रह पड़े हुए थे, इतना तो एक वैज्ञानिक आधार है कि ग्रह उस जगह पे होते हैं। ओके, पर हस्तरेखा तो बिल्कुल बकवास चीज। और हस्तरेखा की जितनी भी आप ज्योतिष की 2-3 पुस्तकों का अभ्यास करोगे ना, तो उसमें हर एक रेखा का फल कथन अलग अलग दिया हुआ है। ये मैंने कॉलेज में 2 बुक पढ़ी थी, तो 2 बुक पढ़ने से ही मुझे पता चल गया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बुक कुछ और कहती है, एक बुक कुछ और कहती है। एक बुक जिसे धन रेखा बताती है, दूसरी बुक उसे आयुष्य रेखा बताती है। अब इसमें से कहां से आप क्या ढूंढोगे और कौन सा फल कथन करोगे? तो ये ऐसे ही बस वो कुछ लोग होते हैं परछाई देख के आपका भविष्य कथन करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो चेहरे पे कहां कहां पे निशान है, कहां कहां पे तिल है, उसे समुद्र कथन कहा जाता है, उसके हिसाब से करते हैं। काफी कुछ है। कुछ लोग फेस रीडर होते हैं, आपका चेहरा कैसा है उस हिसाब से आपका फल कथन करेंगे। आपकी आंखें इस तरह से है, नाक इस तरह से है, तो आप ऐसे होंगे। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बस वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसा है। वो 10-12 बातें आपको बताएंगे, उसमें से 3-4 बातें आपको सही मिल जाएगी, तो आपको लगेगा हाँ भाई जो ठीक बोल रहा है। यानी एक हमारे रिलेशन में एक ज्योतिष है, वो कोई भी होगा उसको यही बोलेगा मंगलवार को आपको उपवास करना है। हर एक को यही टोटका देगा, मंगलवार को आपको उपवास करना है, कुछ भी खाना नहीं है। फल आप खा नहीं सकते, फल के जूस बना के पी सकते हो, और ये हर एक को बताता है।
कोई भी आएगा उसको यही बताए। उसमें से क्या होता है कि 50 आदमी को बताया तो 2-3 आदमियों को फायदा हो जाता है, तो वो आते हैं कि क्या जबरदस्त दिखाया आपने, तो क्या हमें वो साधना बताई थी कि हमारा तो बेड़ा पार हो गया। लगता है सर अभी उनसे कोई डायबिटिक वाला पेशेंट टकराया नहीं है। लॉजिक है ना, लॉजिक है ना, जैसे अपन सातों दिन अगर भोजन करते हैं और भूखे नहीं रहते हैं, तो उन्होंने सप्ताह में ये दिन पकड़ा, कोई सा भी एक दिन पकड़ लिया उन्होंने कि सप्ताह में एक दिन भूखा रहो और फल का जूस लो, उससे शरीर को फायदा होता ही है, लोग फिर आकर्षित होते हैं, बात मान लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे ना, आपको ऐसे ज्योतिष मिल जाएंगे जो हर एक को एक ही तरह के बताएंगे, फिर भी चल जाते हैं। ऐसे लोग पैसे भी बनाते हैं। सर आजकल यहाँ पे निर्मल बाबा चल जाता है तो कोई भी चल सकता है। मैं तो यही मानता हूँ कि यहाँ पे निर्मल बाबा चल सकता है तो कोई भी चल सकता है। सर आजकल वास्तुशास्त्र का काफी चलन हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब वास्तुशास्त्र पूरा, हाँ, वास्तुशास्त्र की एक थियरी ये है कि हर जमीन जो होती है, हर जमीन, उसमें वास्तु भगवान का वास है और उनकी एनर्जी जो होती है वो दबनी नहीं चाहिए किसी भी तरह से, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ओके। और फेंग शुई है, ये भी यही है कि भाई जो फेंग शुई की वस्तुएं है जो बेची जाती है, उसमें से एक एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। अब दोनों की जो थियरी है ना, तकरीबन सही है, एक जैसी है। ये बात है एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अब ऐसी कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी घर में होती ही नहीं है भाई। ओके। फिर ये लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, घर के वाइब्रेशन होते हैं। अरे भाई, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, फिर गाना सुनते हैं, तो इतने सारे वाइब्रेशन अलग अलग निकलते हैं ना कि उसमें घर के वाइब्रेशन कहाँ गायब होते हैं ना, किसी को पता नहीं चलता। इतने वाइब्रेशन से आज हम घिरे हुए हैं, काफी चीजों के वाइब्रेशन में है हम। ओके। तो ये सब ऐसे ही बहाना बनाने की बात है, ये सब ऐसे ही बातें बना के लोगों को ठगने का बिजनेस है और कुछ नहीं। और आप 3 वास्तुशास्त्रियों को बुलाओगे ना, तो वो आपको आपके घर में हर एक वास्तुशास्त्री अलग अलग चीजें बताएगा। आप देखना, यदि साइंस है, साइंस को जांचने का एक ही तरीका है कि वो हर जगह पे हर टाइम पे एक ही तरह की बात करेगा, उसमें 2 बात नहीं हो सकती। तो आप 3 वास्तुशास्त्री को कंसल्ट करो, वो हर जगह पे हर एक चीज में अलग अलग दिखाएंगे। यानी कोई बोलेगा ये अलमारी दाएं से बाएं करो, कोई बोलेगा ये टेबल है ना, नहीं अलमारी ठीक है, अलमारी को वहीं रखो, ये टेबल आपको परेशान कर रहा है, ये टेबल को उठा के उधर रख दो। कोई बोलेगा इसमें यहां से यहां एक तार लगा दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तार लगाओगे ना, उससे वो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल में रहेगी। अब तार लगाने से नेगेटिव एनर्जी कहां से कंट्रोल होती है, वो पता नहीं कहां से विज्ञान ढूंढ निकाला इन लोगों ने। तो यही होता है कि वायर लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि वायर को ऐसे लपेट के इधर रख दो तो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल में रहेगी। कोई बोलेगा कि गड्ढा खोद के उसमें वो वास्तु भगवान की चांदी की मूर्ति रखो। ओके। ये सब पैसे बनाने की विद्या है और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी जो थियरी है ना, वो थियरी ही बकवास है पहले से ही। अब थियरी पूरी हवा में से निकाली है, उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। ओके। और अच्छा, भारत के लोगों को ही परेशान करते हैं वास्तु भगवान, फॉरेन में किसी को नहीं करते। फॉरेन के तो कोई भी घर होते हैं वो वास्तुशास्त्र के साथ, अप्रूवल के साथ। पर आपको हंसी आएगी, हमारे यहाँ इंडियन लोग अपने घर का नक्शा वो पंडित जी को भेजते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार है कि नहीं। वो पंडित जी वहां से फोन पे बताते हैं कि यहाँ पे ये चेंज करो, ये चेंज करो, और वो चेंजेस भारत से पंडित जी बताएंगे, यहां से डॉलर में दक्षिणा लेंगे, और ये मूड लोग यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में वो पंडित जी के बताए अनुसार वास्तुशास्त्र अप्रूव मकान बनाएंगे। ऐसे मेरे दोस्त ही है। हाँ, वही है। अब देखो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा और वो सब बनी है,
उसमें उसमें काय का वास्तुशास्त्र है, वो इंजीनियरिंग है, वो बढ़िया। यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ 4 मंजिल से ज्यादा के लिए, क्योंकि भारत की सरकार को पता है कि अगर लोगों को मौका दे दिया कि वो 4 मंजिल से ज्यादा की बिल्डिंग बनाए तो बनाते बनाते गिर जाएगी। कोई इंजीनियरिंग है नहीं इनके पास में, कोई उसके लिए कितना सरिया, कितना बेस चाहिए, कितना मोटा वहाँ सब चाहिए, वो सब कुछ है नहीं है। तो यहाँ 4 से ज्यादा वो देते ही नहीं, अप्रूव ही नहीं करते। हाँ, अप्रूव ही नहीं करते, तो पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। सर ये जो पिरामिड से चुंबकीय शक्ति का जो ये लोग बताते हैं वो कितना सही है? नहीं, वही बोला ना मैंने सर, अभी तो हम इतनी चीजों की चुंबकीय शक्ति से घिरे हुए हैं ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाइब्रेशन है वो चुंबकीय शक्ति तो है, और क्या है। जी, तो हम तो अभी आजकल तो इतने चुंबकीय शक्तियों से घिरे हुए हैं कि इसमें जो धरती की चुंबकीय शक्ति है ना, उसका तो कोई मायने ही नहीं रखता। हाँ, वो इतनी पावरफुल नहीं होती। यदि धरती की चुंबकीय शक्ति उतनी पावरफुल होती ना, तो सारे हमारे इलेक्ट्रिक जो इलेमेंट है ना वो गड़बड़ हो जाते। हाँ, गड़बड़ हो जाते हैं और वो सब अंदर खिंच जाते हैं जमीन में, या काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करते ना, क्योंकि धरती की जो वाइब्रेशन है वो सबको डिस्टर्ब करती, वरना तो ये इंटरनेट कोई काम नहीं करता। यस सर, ये जो ज्योतिष का जो समाधान और इसका जो ये है मतलब विधान है, इसमें कवच, तावीज और स्टोन की बहुत यूज होता है। तो इसके प्रभाव कैसे वो लोग समझाता है कि इसी तरह से ये काम करेगा, खास करके स्टोन के बारे में जैसे कि वो बताते हैं, वो थोड़ा डिस्कशन करने से और अच्छा रहेगा सर। हाँ, इसमें यही है कि भाई जो ग्रहों के जो आप पे रेज आएंगे, ग्रहों के जो किरण आएंगे ना, जो नेगेटिव इफेक्ट करेंगे आप पे, तो ये तावीज लगाने से या ये ग्रह पहनने से, ये ग्रह का वो मणि लगाने से, वहां स्टोन लगाने से आपके जो इफेक्ट होती है ग्रहों की नेगेटिव इफेक्ट, वो कट जाएगी, क्योंकि ये स्टोन में से वो वाइब्रेशन निकलेंगे या वो ताबीज के मंत्र से वो प्रभाव आएगा। पर प्रश्न तो ये है ना कि भाई ग्रह का खुद का कोई किरण ही नहीं है, उसकी कोई रेज ही नहीं है, वो आती है सूर्य के पास से। यानी सूर्य की जो किरण होती है वो ग्रह पे पड़ती है और वो आप पे रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका खुद का तो है नहीं, तो वो तो कैसे आपको करेगा परेशान। और वैसे भी उसको क्या पड़ी आपको परेशान करे, क्या बिगाड़ा है आपने उसका। आप पर्टिकुलर कोई टाइम पे पैदा हो गए, ये कोई गुनाह तो नहीं है ना कि वो आप पे चिढ़ जाएगा कि बस तू ये टाइम पे पैदा क्यों हुआ साले, अब मैं तेरी खबर लेता हूं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया चर्चा रहा आज। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर खत्म करते हैं फिर। जी जी हाँ, जी हाँ, आपने बहुत अच्छे से रखा विषय को, और जिनको समझना होता है उनके लिए काफी था समझने के लिए। अच्छा, मेरे एक गेस्ट है अभी, है कि नहीं? रियाज भाई है, रियाज पठान। हाँ, उनका इंट्रोडक्शन करा दें अगर है तो। हाँ, रियाज भाई का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं, है वो अवेलेबल है? हाँ, अभी तो नहीं, अभी नहीं है, बता दीजिए। हाँ, वो चलेगा, ओके। वो रेशनलिस्ट है, मुस्लिमों में बहुत कम रेशनलिस्ट पाए जाते हैं, पर वो प्योर रेशनलिस्ट आदमी है जी, और मेरे बहुत अच्छे मित्र है, तो उनको मैंने खास बोला था, मैंने कहा आप तो आना ही आना, और वो आए भी थे। हाँ, आए थे जी। और इनका भी इंट्रोडक्शन करवा दें। एक और है, नए हैं मदन चौहान जी, इनका भी इंट्रोडक्शन करवा दें जी। हाँ, मदन चौहान जी, आप कुछ अपना परिचय देंगे जी? सुनिए, सुरेंद्र और बीच में बोस भी आए थे। नहीं, सुरेंद्र तो पुराने हैं, सुरेंद्र तो कई बार आ चुके हैं जी। मदन चौहान जी, हाँ
जी, आप अपना कुछ परिचय देंगे? जी सर, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ। जी जी। और कुछ अपने बारे में क्या करते हैं, इस तरह की चीजों में क्या इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ? सर मैं खेतीहर किसान आदमी हूँ, खेती करता हूँ। जी जी। और बचपन से ही मतलब 10th से ही किताबें पढ़ने का जो शौक लगा था वो पढ़ता रहता हूँ। हाँ, ये है कि पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन उन चीजों को मैंने कभी रटा नहीं, उनको कभी ये नहीं किया है कि मैं इनको रट के दिमाग में बिठा लूं। किताबें पढ़ता हूँ और पढ़ के छोड़ देता हूँ। जी जी जी। तो जैसे फिर भी पर्टिकुलर कुछ रुझान होगा ना आपका, जैसे आप ग्रुप में भी जुड़े हैं, तो ऐसा कोई रुझान या धर्म के, आप आज शायद धर्म के विषय में वहाँ बात कर रहे थे, तो उसका कोई रुझान ऐसा आपके जीवन में कुछ है, ऐसा रुझान जो जिसकी वजह से आप इन चीजों में पार्ट प्ले कर रहे हैं, या कुछ समझाना भी चाहेंगे? क्योंकि मैंने वहाँ शायद आपको आमंत्रित भी किया है ओपन मंच के लिए वक्ता के तौर पे आपके अपने टॉपिक पे। तो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम, माने ये कल भी होने वाला है और फिर कल के बाद फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, तो जी कि कुछ चीजें